हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। दिस इज़ योर एजुकेटर सीए प्रकाश राय। और आज अपन वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां पिछली क्लास में छोड़ा था। पिछली क्लास का आखिरी डिस्कशन था हमारा सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स एंड कमोडिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स। तो सेक्शन 36 कहता है कि भाई साहब, अगर आपने अपने बिजनेस के दौरान अपने बिजनेस ट्रांजैक्शंस में कहीं कोई सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया है या कमोडिटीज़ ट्रांजैक्शन पे किया है, कमोडिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया है, तो आपको उसकी छूट मिल जाएगी। आप उसका एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एक सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड गाइज। ओके, लेट्स गो। तो कहाँ पे थे हम लोग? एसटीटी और सीटीडी पे। तो सेक्शन 36 कहता है कि अगर अपने बिजनेस ट्रांजैक्शंस के दौरान आपने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स या कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया है तो वो खर्चे में अलाउ हो जाएगा। इसमें समझने वाली बात बस इतनी सी थी बेटा कि ऐसा कौन सा इवेंट होगा, कौन सा ऐसा माहौल होगा, कौन सा ऐसा एनवायरमेंट होगा जिसमें बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स और कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स पे करना पड़े। बस ये एक समझने की बात थी। तो एसटीटी कौन पे करता है अपने बिजनेस के दौरान? भाई जिसका बिजनेस ही है शेयर्स को खरीदना और बेचना, जैसे कि स्टॉक ब्रोकर, तो सिर्फ उसके केस में सेक्शन 36 का फायदा वो उठा सकता है। क्या हमारे आपके जैसे आम आदमी उठा सकते हैं? नहीं, क्योंकि जब हम लोग एसटीटी पे करते हैं तो हम लोग अपने इन्वेस्टमेंट के लिए पे कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। या फिर लेट्स से हम फ्यूचर्स भी, अगर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में भी एंटर करते हैं। आपको डेरिवेटिव्स पता है, नहीं पता है? डेरिवेटिव्स का मतलब पता है? फ्यूचर्स ऑप्शन सुना है आप लोगों ने? नहीं सुना? जाने दो फिर अभी ज़्यादा सुनने की ज़रूरत भी नहीं है। फिर तुम ये समझ लो कि अगर कभी कोई नॉर्मल ट्रेडर, अगर फ्यूचर्स में ऑप्शंस में इस तरह के और इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो इक्विटी से अपनी वैल्यू डिराइव करते हैं, इसलिए उनको डेरिवेटिव्स बोलते हैं। तो मेन मुद्दा ये है कि अगर इन इंस्ट्रूमेंट्स में भी कोई ट्रेडिंग कर रहा है प्रॉफिट के लिए, क्योंकि उसमें लोग इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं करते हैं। उसमें इन्वेस्ट करने का मतलब है कि आप आज इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, मैक्सिमम 1 महीने के अंदर अंदर मैक्सिमम आपको अपना ट्रेड सेटल करना पड़ेगा। आप इन्वेस्ट करके छोड़ नहीं सकते, मतलब आप इन्वेस्टर नहीं है लॉन्ग टर्म। बट फिर भी इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि भैया अगर आप बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हैं, आप प्रॉफिट्स के लिए कर रहे हैं, तो वो कैपिटल गेन में जाएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, उन केसेस में एसटीटी का क्लेम लेने के लिए आप सेक्शन 36 का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब कैपिटल गेन की बात आती है, मान लीजिए मैंने ही कुछ इक्विटी शेयर्स खरीद रखे हैं, मैंने इक्विटी शेयर्स को सेल किया, इस पूरे ट्रांजैक्शन में मुझे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे करना पड़ा। अब ये खर्चा तो मेरी जेब से हुआ है, मैं सरकार से तो बोलूंगा ना कि सर अगर मेरी इनकम पे टैक्स ले रहे हो तो मेरे खर्चों का भी क्लेम मेरे को दे दो। सरकार बोलेगी कि सर बिल्कुल सही बात है आपकी, अगर हम आपके बिजनेस की इनकम पे टैक्स ले रहे हैं तो हम बिजनेस की इनकम पे आपको एक्सपेंसेस भी अलाउ करेंगे जो बिजनेस के होंगे। पर ये जो आपने ट्रांजैक्शन किया, ये बिजनेस का ट्रांजैक्शन थोड़ी है, ये तो कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन है, कैपिटल गेन है, कैपिटल लॉस है, जो कुछ भी है। मान लो कैपिटल गेन होता है मेरे को शेयर ट्रेडिंग में, तो क्या होगा कि जब मैं कैपिटल गेन में अपनी इनकम डिक्लेयर करने जाऊंगा कि सर मैंने ये 50 लाख में शेयर सेल करे, मैंने परचेज किया था तो 45 लाख के थे, तो वहां 5 लाख का जो प्रॉफिट आ रहा है, उस प्रॉफिट में से मैं बोल सकता हूं कि देखो सर मैंने 25,000 रुपए सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स भी पे किया था, तो उसका क्लेम वहां मिलेगा। लेकिन सेक्शन 36 किस चीज के लिए है? सिर्फ और सिर्फ पीजीबीपी हेड के लिए, यानी जो लोग अपनी बिजनेस इनकम में शेयर्स की ट्रेडिंग कर रहे हैं या डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स जैसे फ्यूचर्स या ऑप्शंस की ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनके लिए सेक्शन 36 है जो एसटीटी का और सीटीटी का उनको खर्चा क्लेम में देता है। इज इट क्लियर? और कोई डाउट तो नहीं था इस टॉपिक में? बोलो भाई, कुछ हाँ ना बताओ। क्लियर टू एवरीबॉडी? चलो जी, बहुत सुंदर। फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। अभी तक आपने जितने भी सेक्शंस पढ़े पीजीबीपी में, जब हमने डेप्रिसिएशन और ये सारी चीज़ें जब हम डिस्कस कर रहे थे, इनफैक्ट आई थिंक कहाँ से स्टार्ट हुआ था ये स्टार्ट हुआ था रेंट रिपेयर्स ऑफ बिल्डिंग्स, रेंट रिपेयर इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग्स से स्टार्ट हुआ था। तो ये सारे सेक्शंस कैसे थे? ये सारे स्पेसिफिक डिडक्शंस के सेक्शन थे।
स्पेसिफिक डिडक्शंस मतलब कि इनकम टैक्स एक्ट कह रहा है कि इस सेक्शन में जो खर्चा लिखा है वो हम तुमको अलाउ कर देंगे, नेक्स्ट सेक्शन में जो खर्चा लिखा है वो भी अलाउ कर देंगे, इसके नेक्स्ट सेक्शन में जो खर्चा लिखा है वो खर्चा भी अलाउ कर देंगे। सबकी अपनी अपनी कंडीशन थी कि इस खर्चे का अगर डिडक्शन लेना है तो ये कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, दूसरे वाले का लेना है तो उसकी अलग कंडीशन है, तीसरे की अलग कंडीशन है। ऐसे करके हमने सारे सेक्शंस पढ़े। लेकिन जब आप बिजनेस की बात कर रहे हो तो उसमें कितने तरह के खर्चे हो सकते हैं, आप उसका कोई बॉर्डर लाइन नहीं बना सकते कि नहीं बस मैंने एक लिस्ट बना ली, इसके अलावा और खर्चे नहीं होंगे। 50 तरह के खर्चे होते हैं बिजनेस में। कई बार तो पार्टी भी करनी पड़ती है बिजनेस के लिए। मैं तो क्या बताऊं बेटा, मुझे तो पार्टीज वार्टीज घूमना फिरना बिल्कुल नहीं पसंद, पर मेरा बिजनेस ही ऐसा है, मैं क्या करूं। थोड़ी बहुत पार्टी नहीं करूं तो बिजनेस नहीं चलेगा। पार्टी में क्लाइंट्स मिलते हैं, लोग मिलते हैं, सोशलाइजिंग होती है, काम बढ़ता है मेरा। तो मैं जो पार्टी भी कर रहा हूँ वो पार्टी के भी जो खर्चे हैं वो मैं बिजनेस एक्सपेंस में क्लेम कर सकता हूँ, अगर मैंने जेन्युइनली प्रूव कर दी कि सर ये बिजनेस पार्टी थी। समझ में आई बात? तो जब बॉर्डर लाइन नहीं है खर्चों का, एक एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है हमारे पास एक्सपेंसेस की कि यही यही एक्सपेंसेस हो सकते हैं, तो वहां पे इनकम टैक्स एक्ट को थोड़ी ढील देनी पड़ी, थोड़ी छूट देनी पड़ी। तो एक सेक्शन बनाया इनकम टैक्स एक्ट ने जिसको कहा गया जनरल डिडक्शन, सेक्शन 37। सेक्शन 37 कहता है कि भैया हो सकता है कि हमने ऊपर जो खर्चों की लिस्ट आपको दी, शायद उस लिस्ट में आपके पूरे खर्चे आए नहीं, तो जो खर्चे वहां नहीं आए पर जेन्युइन बिजनेस एक्सपेंसेस हैं, आप उनका क्लेम इस सेक्शन में ले सकते हो। यहां तक बात समझ में आई? ओके, यहां तक बात सबको समझ में आ रही है? अब देखो, अब इसी में थोड़ा सा और डीप में चलते हैं हम लोग। जनरल डिडक्शन क्या है? सेक्शन 37(1) रेसिड्यूरी सेक्शन है, जो खर्चा कहीं नहीं आया वो बच खुच के यहां पे आ जाता है। इस सेक्शन में अगर आपको डिडक्शन क्लेम करनी है तो फॉलोइंग कंडीशंस शुड बी सैटिस्फाइड। कंडीशन नंबर 1, द एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी ऑफ द नेचर डिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 30 to 36। क्यों नहीं भैया? सेक्शन 30 to 36 में जो एक्सपेंसेस बताए गए हैं उनका क्लेम हम 37 में क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि भैया ये तो वो सेक्शंस हैं जो ऑलरेडी आपको स्पेसिफिक डिडक्शंस दे रहे हैं, स्पेसिफिक डिडक्शन दे रहे हैं। ये नाम बता बता के कह रहे हैं ये खर्चा भी अलाउड है, ये खर्चा भी अलाउड है, और उनकी कंडीशंस बता रहे हैं। तो मैंने आपको बहुत पहले एक डिस्कशन में किसी क्लास में शायद बताया था कि सिर्फ इनकम टैक्स ही नहीं, किसी भी दुनिया के लॉ में अगर कोई एक स्पेसिफिक सेक्शन है जो एक स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में बात कर रहा है, और उस टॉपिक को जितनी भी कंडीशंस हो सकती हैं, जितने भी क्राइटेरिया हो सकते हैं उस टॉपिक के बारे में, वो सब वो एक स्पेसिफिक सेक्शन बता रहा है, और एक जनरल सेक्शन है जो ओवरऑल सबको कवर करता है, जिसमें वो स्पेसिफिक चीज़ भी कवर हो जा रही है। ठीक है, जैसे हमने सारे लिविंग बींग्स के लिए कोई लॉ बनाया, लेकिन ह्यूमन बींग्स के लिए अलग से लॉ बना हुआ है, तो जो सारे लिविंग बींग्स पे अप्लाई होने वाला लॉ है ना, वो इन्फीरियर रहेगा। जो स्पेसिफिक लॉ उस ह्यूमन बींग के लिए बना है वो लॉ उस पर अप्लाई होगा। सारे लिविंग बींग्स वाले लॉ को हम ध्यान में तो रखेंगे, लेकिन कभी भी वो ह्यूमन बींग्स वाले लॉ के अगेंस्ट नहीं जा सकता। हमेशा स्पेसिफिक सेक्शंस, स्पेसिफिक लॉज जो हैं उनकी पावर ज़्यादा होती है जेनेरिक सेक्शंस से, जनरल लॉज से। ये बात याद है आप सबको? ओके, इसको एक दूसरे एग्जांपल से, इजी एग्जांपल से भी आपको समझा सकता हूं। मान लो कि एक एक राजा साहब है जिनको खाने पीने का बहुत शौक है। उन्होंने अपने यहाँ बावर्ची रखा। बावर्ची को रखते समय ही बोल दिया कि भाई देखो, मुझे मिर्च नहीं पसंद है, मुझे तीखा खाना नहीं पसंद है, किसी भी खाने में मिर्चा नहीं होना चाहिए, हल्का फुल्का डालना हो तो डाल देना, मतलब मैक्सिमम एक मिर्चे से ज़्यादा नहीं। फिर उन्होंने कहा कि लेकिन जब कभी भी छोला भटूरा बने तो छोला बिल्कुल स्पाइसी बनना चाहिए। अब यहाँ जनरल रूल क्या हो गया उस शेफ के लिए कि कुछ भी बनाएगा मिर्चा नहीं डालना है, लेकिन छोले बन रहे हैं तो छोले में तो मिर्चा पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि छोले के लिए स्पेसिफिक रूल है अलग से।
इसीलिए ये कह रहा है कि अगर कोई खर्चा ऑलरेडी स्पेसिफिक डिडक्शन में कवर हो चुका है तो उस खर्चे को क्लेम करने के लिए आप उसी सेक्शन का इस्तेमाल करेंगे जो उस खर्चे की बात कर रहा है। फिर हमारे पास मत आना, हम तो रेसिड्यूअरी सेक्शन है जो कहीं नहीं जाता, हम उसका सहारा बने हैं। गॉट इट? ये पॉइंट क्लियर? यस, एवरीबडी कंफर्टेबल टिल नाउ? चलो अगली बात, इट शुड नॉट बी इन द नेचर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो इट माइट बी कवर्ड इन, माइट बी, जरूरी नहीं कि सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर कवर्ड हो, बट इट माइट बी कवर्ड इन कैपिटल गेन्स, इन द हेड ऑफ कैपिटल गेन्स। पीजीबीपी का कोई लेना देना नहीं है कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटल रेवेन्यू से। जरूरी नहीं कि सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर कवर्ड हो। फॉर एग्जांपल मान लो कि तुमने एक मशीनरी खरीदी अपने बिजनेस के लिए, इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसका क्लेम आप जनरल डायरेक्शन में नहीं ले सकते। इस हो सकता है कि जब आप मशीनरी बाद में सेल करें तब आपने जो एक्सपेंडिचर किया था यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो कैपिटल गेन के हेड में चला जाएगा, वहां पे आप यूज कर लोगे उसको। लेकिन आज की डेट में आप चाहो कि मैंने अभी खर्चा करा है, मैं क्लेम ले लूं इस खर्चे का, नहीं ले सकते। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स का क्लेम नहीं मिलता है जनरल डायरेक्शन के सेक्शन में। क्लियर? यस, ओके। कैपिटल एक्सपेंडिचर के साथ साथ और क्या नहीं होना चाहिए? शुड नॉट बी पर्सनल, शुड नॉट बी कैपिटल, शुड नॉट बी पर्सनल एंड शुड नॉट बी कवर्ड अंडर सेक्शन 30 to 36। ये तीन कंडीशन याद रहेंगी। अगर पर्सनल नहीं है तो क्या हो सकता है? और शुड बी बिजनेस, शुड बी बिजनेस एक्सपेंडिचर। बिजनेस के लिए खर्चा कराया तो चलेगा, पर्सनल खर्चा नहीं चलेगा। जैसे मान लो मेरी बेटी का बर्थडे आ रहा है, मैंने एक बहुत बड़ी ग्रैंड पार्टी करी, उस पार्टी में मैंने अपने सारे क्लाइंट्स को बुलाया और मैंने क्लेम कर लिया कि भैया ये तो मेरा बिजनेस का खर्चा, अपने पीएल में डाल दिया। बाद में इनकम टैक्स ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेट किया तो उसे पता चला अरे ये तो मेरी बेटी का बर्थडे था, ये तो पर्सनल खर्चा था। तो उसने वो खर्चा डिसअलाउ कर दिया। क्यों डिसअलाउ करेगा? वो कहेगा कि सर सेक्शन 37(1) कहता है कि इट शुड नॉट बी पर्सनल एक्सपेंडिचर ऑफ द एसएससी। आपकी बेटी का बर्थडे था, आपको पार्टी करनी थी, तो आप अपने पर्सनल खर्चों में करिए ना, वो खर्चों का क्लेम हम थोड़ी देंगे आपको, वो बिजनेस करने के लिए थोड़ी करिए आपने। ओके, ये तीन रूल एकदम क्लियर है सबको? कैन वी टिक मार्क ऑल थ्री ऑफ देम? ये भी हो गया सर, ये भी हो गया सर, ये भी हो गया सर, एकदम समझ में आ गई बात। आ जाइए अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है। इट शुड हैव बीन इनकर्ड इन द प्रीवियस ईयर। इनकर्ड वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनकर्ड इन द प्रीवियस ईयर। देखो इनकर्ड वर्ड क्यों इंपॉर्टेंट है? इट शुड हैव बीन मेड इन द प्रीवियस ईयर कह सकते हो ना, एक्सपेंसेस वाज मेड इन दिस ईयर, क्यों नहीं कह सकते? इनकर्ड का मतलब ये हुआ कि सपोज करो सैलरी देनी है आपको, जैसे अच्छा सैलरी के लिए स्पेसिफिक सेक्शन है ना शायद, कोई ऐसा खर्चा सोचो जो स्पेसिफिक इसमें ना हो। लेट्स से कि यही लेते हैं, इवेंट मैनेजमेंट का खर्चा लेते हैं कि भाई हमने एक कॉन्फ्रेंस करवाई अपनी कंपनी की, और कॉन्फ्रेंस का जो भी इंतज़ाम था, लाइक द प्लेस दैट आई टुक ऑन रेंट, द केटरर्स दैट आई हायर्ड, द डेकोरेटर्स दैट आई हायर्ड, सबको हमने थोड़ा थोड़ा एडवांस दे के काम करवाया था और पूरे पैसे हमने पे नहीं किए थे। तो लेट्स से द टोटल एक्सपेंडिचर वाज 60 lakhs। अरे ज़्यादा हो गया क्या? कम कर देते, 6 लाख कर देते 6 लाख कर देते हैं, जिसमें से मैंने ना 2 लाख रुपए एडवांस दिया था। 2 लाख रुपए क्या था? एडवांस था। दिस वाज टोटल एक्सपेंडिचर 6 लाख, यानी कि 4 लाख अभी भी बकाया है। इट इज ड्यू। मेरी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी की तरह दिख रहा होगा कि 4 लाख रुपए देने हैं डेकोरेटर को, वो केटरर को और वो सारे लोगों को। तो ये इनकर्ड वर्ड कह रहा है कि हम आपको ये पूरा का पूरा 6 लाख अलाउ कर देंगे बिकॉज यू हैव इनकर्ड दीज एक्सपेंडिचर्स। वो पे हुआ नहीं हुआ वो अलग बात है, ड्यू हो गया ना,
तो इनकर्ड का मतलब अगर ड्यू भी हो गया तो चलेगा। किस साल में होना चाहिए? प्रीवियस ईयर में। जिस साल का बैलेंस शीट पीएल आप सबमिट कर रहे हो, जिस साल का असेसमेंट हो रहा है, उसी साल के खर्चे होने चाहिए। पिछले साल के खर्चे नहीं चलेंगे, उसके भी पिछले साल के खर्चे या आगे के साल के खर्चे कुछ नहीं। एग्जैक्ट जिस ईयर का आप आईटीआर भर रहे हो उस ईयर में आपने खर्चा इनकर किया है तो आप क्लेम कर सकते हो। देन इट शुड बी इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय द असेसी। ये लाइन एक निहायत ही बेवकूफ़ आदमी की वजह से डालनी पड़ी। इसका कारण बताता हूँ मैं। मेरा एक फ्रेंड था, मान लो, उसने कहा कि यार मुझे ना ऑनलाइन कुछ पेमेंट करना है कार्ड से, वो मेरे कार्ड से हो नहीं रहा है, तुम्हारे कार्ड में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस एक्टिवेटेड है, मैं कर लूँ क्या? मैंने कहा कर लो। उसने मेरा कार्ड यूज़ करा और एक इंटरनेशनल पेमेंट उसको करनी थी, उसने कर दी। अब वो कार्ड मेरा बिजनेस का कार्ड था। जब मैंने अकाउंटिंग करी तो मेरे अकाउंटेंट ने डाल दी कि अरे ये तो बिजनेस एक्सपेंडिचर है, कुछ मार्केटिंग का सर ने खर्चा किया होगा, ऑनलाइन कुछ खरीदा होगा। वो अकाउंटेंट ने डाल दिया, ध्यान नहीं दिया, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, वो खर्चा फिर मेरी ही बुक्स में आ गया। बैलेंस शीट पीएल बना, इनकम टैक्स में सबमिट हुआ। इनकम टैक्स ऑफिसर ने कहा कि भाई साहब ये कौन सा खर्चा है, ये विदेश में आपने कैसा पैसा भेजा है? अब मैं तो फंस गया था, मैंने तो क्लेम कर लिया खर्चा, अब क्या बोलूँ? मैंने कहा चलो देखते हैं, रिस्क लेते हैं। मैंने इनकम टैक्स ऑफिसर से बोला सर ये बिजनेस एक्सपेंडिचर है। उन्होंने कहा दिखाओ सर कौन सा बिजनेस, तो कहाँ खर्चा किया ये? तो मैंने ढूंढा तो वो खर्चा ना किसी फॉरेन की मार्केटिंग कंपनी को गया था। अब क्या हुआ कि इनकम टैक्स ऑफिसर ने कहा कि सर ये तो फॉरेन की मार्केटिंग कंपनी को गया है पैसा, और आप तो हो चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप लोगों को तो अलाउड ही नहीं है मार्केटिंग करना। तो मैंने बोला सर वो बिजनेस एक्सपेंस तो है, मेरा बिजनेस एक्सपेंस नहीं है, वो मेरे दोस्त का बिजनेस है ना, वो डिजिटल मार्केटिंग का काम वाम करता है तो बहुत करते रहता है। तो इनकम टैक्स ऑफिसर ने कहा भैया तो आप कैसे क्लेम कर रहे हो? तो मैंने कहा सर क्यों, आपने क्या कहा था सेक्शन 37 में? आपने कहा था कि एक्सपेंडिचर जो है सेक्शन 32 36 के नेचर का ना हो। नहीं था। आपने कहा था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए। नहीं, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, वो तो रेगुलर रूटीन सब्सक्रिप्शन जैसे जाता है मार्केटिंग कंपनी को, वही है। पर्सनल एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए। हाँ सर पर्सनल एक्सपेंडिचर नहीं है, मेरा बिजनेस का एक्सपेंस है बिल्कुल। आपने ये थोड़ी नहीं कहा था कि मेरा बिजनेस है आपका बिजनेस। इट वॉज इनकर्ड इन द प्रीवियस ईयर ऑल्सो, सारी कंडीशन फुलफिल्ड थी, लेकिन मेरे खुद के बिजनेस का नहीं था, दूसरे के बिजनेस का था। तो जस्ट टू कवर अप ऑल द लूप होल्स इन द लीगल लैंग्वेज, ये लाइन डाल दी गई कि भैया खुद का तुम्हारा जो बिजनेस चल रहा है उसका ही खर्चा क्लेम करना। ओके, ये पॉइंट समझ में आ गया? यस, बोलो कुछ तो बताओ, हाँ ना? हाँ जी ठीक है, चलो आगे बढ़े। अगला पॉइंट बड़ा स्पेसिफिक है, और कवि की कल्पना देखिए कि जनरल डिडक्शन वाले सेक्शन में स्पेसिफिक पॉइंट डाल दिया है। तो क्या होता है ना, जब कोई मूवी बनती है, फीचर फिल्म बनती है, तो उसमें बड़े खर्चे होते हैं। जो प्रोड्यूसर होता है वो पहले सबको टीम बुला के हायर करता है, एक जगह ऑफिस में मीटिंग्स होती हैं, उसमें खर्चे होते हैं, एक्टर्स को हायर करता है, एडवांस देता है, डायरेक्टर और स्क्रीन पे राइटर और ये एटसेट्रा एटसेट्रा करके बहुत सारे लोग होते हैं, इतना बड़ा क्रू मेंबर होता है। सबको हायर किया, उसने शूटिंग करी, और शूटिंग के बीच में ही क्या हुआ कि जो मेन हीरो था जिसके साथ ऑलरेडी आधा शूट हो चुका था, उसने बोला यार अब मेरे पास डेट्स नहीं है, सॉरी यार अब बहुत लंबा खींच रहे हो पिक्चर को, अब मैं आपको डेट्स नहीं दे पाऊंगा। अब वो एक्टर बड़ा हो गया था, उसको बड़े बड़े रोल्स मिलने लगे थे, ये छोटा डायरेक्टर छोटा प्रोड्यूसर बेचारा फंस गया कि अब क्या करें यार। अब तो ये बोल रहा है कि कंटिन्यू करने के लिए मेरे को 10 करोड़ रुपए चाहिए, हमारा तो पूरा मूवी का बजट ही 1 करोड़ का था, अब हम क्या करें, 50 लाख हमने खर्चा भी कर दिए, अब तो ये पिक्चर नहीं बन पाएगी। तो पिक्चर वहीं क्या होती है, अबैंडन हो जाती है। जितनी रील्स हुई वो कहीं रिकॉर्ड होकर स्टोरेज रूम में डाल दी जाती हैं, स्टोरी स्क्रिप्ट सब स्टोरेज रूम में डाल दी जाती है। जितने लोगों का पैसा बकाया उनको दे के हाथ जोड़ लिया जाता है कि भैया आप क्या करें, काम ही नहीं हो पाएगा, सॉरी, आपकी यहाँ तक के मेहनत के लिए ये रहा मेहनताना, मिलते हैं बाद में। वो अबैंडन्ड फीचर फिल्म किसका लॉस होती है? प्रोड्यूसर का पूरा खर्चा लगा, और उस खर्चे के अगेंस्ट कोई इनकम भी नहीं हुई कि वो रिटर्न भरे तो क्लेम करे कि अरे भैया मेरी ये इनकम हुई थी, देखो 100 ही रुपए की टिकट बिकी थी, लेकिन मेरा ये 1 करोड़ का खर्चा हो गया। अरे 100 रुपए की टिकट भी नहीं बिकती है। अबैंडन्ड फीचर फिल्म आर जस्ट संक कॉस्ट, वो पैसा डूब गया उसका, कुछ नहीं मिलेगा उसे उस पैसे का।
तो ऐसे खर्चों को क्लेम करने में दिक्कत आ रही थी। इनकम टैक्स ऑफिसर्स झगड़ा करते थे, बोलते थे कि ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तुम एक बार में 1 करोड़ लगाओगे तो फिर तुम्हारी मूवी चलती रहेगी और फिर तुम्हें टिकट्स के पैसे मिलते रहेंगे, राइट्स के पैसे मिलते रहेंगे, तो ये तो तुम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इसको हम खर्चा क्यों अलाउ करें। इस तरह की बहस करते थे इनकम टैक्स ऑफिसर्स। इसकी वजह से हमारी फिल्म इंडस्ट्री को बड़ा नुकसान हो रहा था, फालतू का घाटा झेलना पड़ रहा था कि भाई ये तो चलो रूटीन काम है उनका, कि कई बार मूवीज़ बनती हैं, रह जाती हैं, शेल्फ में चली जाती हैं मूवी की, भाई बाद में देखा जाएगा इसको, रूटीन काम था उनके लिए तो ये। और ये रूटीन लॉस उनकी बिजनेस का इनकम टैक्स उन्हें क्लेम नहीं करने दे रहा था। तो जब पूरी फिल्म इंडस्ट्री पहुंची फाइनेंस मिनिस्टर के पास, उनसे डिस्कस किया कि भाई ये प्रॉब्लम है, तो फाइनेंस मिनिस्टर ने ये एक स्पेसिफिक लाइन डलवा दी कि नहीं आप सही कह रहे हैं, हम इस खर्चे को अलाउ कर देते हैं। तो अलग से एक सेक्शन डालने के बजाय उन्होंने 37 में ही एक सब क्लॉज डाल दिया कि भाई कोई अबैंडन्ड फीचर फिल्म अगर है तो उसका जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो आप खर्चे में क्लेम कर सकते हो सेम ईयर में। ओके, रिपीट अगेन। अरे वाह 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 वाह, इतनी लंबी कहानी फिर से सुनाऊं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अबैंडन्ड फीचर फिल्म्स। देखो, मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, मुझे एक हीरो मिला, एक हीरोइन मिली, एक बढ़िया स्टोरी राइटर मिल गया। मैंने सपने सजाने चालू कर दिए कि अब तो मैं बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाऊंगा, मैं लोन लूँगा, मैं 10 करोड़ का बजट लेता हूँ, 100 करोड़ का बजट लेता हूँ, और अब मैं इस पिक्चर को बना के रहूँगा। मैंने चालू करा, चालू करते करते क्या हुआ, हीरोइन किसी और हीरो के साथ भाग गई। हीरो का क्या हुआ, हीरो का वो हार्ट अटैक आ गया उसको कि ये हीरोइन से तो मेरी सेटिंग चल रही थी, ये किसी और से कैसे सेट हो गई। उसने बोला अब तो मैं ये काम ही नहीं कर सकता, इस हीरोइन, इसका मैं चेहरा नहीं देखना चाहता, इसने मेरे को धोखा दिया है। झगड़ा हो गया हीरो हीरोइन में। अब क्या करें, मेरी पिक्चर तो बैठ गई भाई, अबैंडन हो गई फीचर फिल्म, अब तो पिक्चर नहीं बन पाएगी। मैंने जो भी 2-4 करोड़ खर्चा किए थे वो खर्चा हो गए, वो बेकार हो गए वो खर्चे, अबैंडन हो गई मेरी फीचर फिल्म, बन ही नहीं पाएगी अब। तो ये जो कॉस्ट लगी, ये सारा खर्चा लगा टिल डेट पिक्चर बनाने में, वो पूरा का पूरा मैंने जिस ईयर में खर्चा किया है उस ईयर में मुझे क्लेम मिल जाएगा अंडर सेक्शन 37। कोई स्पेसिफिक कोई ऐसा क्वेरी हो तो पूछो ना यार सौरभ, अनम्यूट करके पूछ लिया करो सीधे कि सर ये आप क्या बोल रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है। ठीक, तो अबैंडन फीचर फिल्म किसको बोलते हैं उसको देखो अलग से स्पेसिफाई भी किया गया है कि जो जिस फिल्म को सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट नहीं मिलता है उसको कहते हैं अबैंडन। मतलब सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट मिलने का मतलब आपकी पूरी मूवी कंप्लीट हो गई, उसकी एडिटिंग हो गई, सेंसर बोर्ड ने देख लिया, अप्रूव कर दिया कि आप रिलीज कर सकते हैं। अब इसको हम बोलेंगे अबैंडन्ड फीचर फिल्म। अब इसका खर्चा अलाउ होगा, लेकिन आपकी ये फिल्म जो है वो सारी स्टेज पार कर जा रही है, फिर भी आप उसको रिलीज नहीं कर रहे हो फॉर XYZ रीजन। सपोज करो कि एक कोई मूवी बनी जो थोड़ी कंट्रोवर्शियल थी और बन तो गई भाई, अप्रूवल भी मिल गया, लेकिन हुआ क्या, एक सेकंड यार, ये कमिंग सून क्या आ गया, जस्ट 1 सेकंड ना, 1 सेकंड। हाँ, मूवी तो बन गई, लेकिन अब प्रोड्यूसर को डर लग रहा है कि यार अगर ये मूवी मैंने रिलीज करी तो ऐसा ना हो कि कुछ गुंडे लोग हमें मारने आ जाएं, समाज में हमारे खिलाफ आंदोलन चालू हो जाए। उसने डर के मारे मूवी अपनी रिलीज नहीं करी। तो अब जो उसने खर्चा किया, इट इज नॉट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अबैंडन्ड फीचर फिल्म, बिकॉज इट इज नॉट एन अबैंडन्ड फीचर फिल्म। सेंसर बोर्ड ने ओके कर दिया है, भैया कर सकते हो रिलीज तुम, अब तुम्हारी मर्जी है, तुम धंधा खराब कर रहे हो तो वो खर्चा अलाउ नहीं होगा। फीचर फिल्म को अबैंडन्ड तभी माना जाएगा जब उसे सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट नहीं मिला है। आपने शूटिंग करी, सब करी, बात आगे ही नहीं बढ़ पाई, शूटिंग ही कंप्लीट नहीं हो पाई, तो फिर आपका जो भी खर्चा लगा है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अबैंडन्ड फीचर फिल्म में आप खर्चा क्लेम कर सकते हो सेम ईयर में। डन। अगली चीज पे आओ। अगली चीज और भी बड़ी सिंपल है। वो कह रहा है कि ये जो खर्चे हैं, इट शुड नॉट हैव बीन इनकर्ड फॉर एनी पर्पज विच इज एन ऑफेंस और इज प्रोहिबिटेड बाय एनी लॉ, दस पेनल्टी पेड अंडर एनी लॉ इज नॉट डिडक्टिबल। तो ये कह रहा है देखो, इनकम टैक्स जो है वो इनकम में भेदभाव नहीं करता। आपकी इनकम ईमानदारी की है तो भी हम उस पर टैक्स लेंगे, आपकी इनकम अगर बेईमानी की है, चोरी डकैती की है, किसी भी गलत काम से तुम्हारी इनकम है, तब भी हम उस पर टैक्स लेंगे। इनकम में हम भेदभाव नहीं करते। हाँ, लेकिन हम एक्सपेंसेस में भेदभाव करते हैं।
खर्चे हम वही अलाउ करते हैं बेटा जो पक्के में किए हों, जो असली बिजनेस के लिए किए हों, लीगल काम के लिए किए हों। अब अगर आप स्मगलिंग का धंधा कर रहे हो और पुलिस वालों को रिश्वत दे रहे हो अपना ट्रक पास करवाने के लिए, तो वो जो रिश्वत दे रहे हो वो इलीगल एक्सपेंस है। या फिर मान लो कि आपने कोई ऐसा कुछ बैंक में कुछ फ्रॉड वॉड करने की कोशिश करी, आपके ऊपर बैंक ने भी पेनल्टी लगाई, कोर्ट ने भी पेनल्टी लगाई, आपको बहुत सारी पेनल्टीज पे करनी पड़ी। ये पेनल्टीज आपको क्यों पे करनी पड़ी? क्योंकि आपने कुछ इलीगल काम किया था, कुछ ऐसा काम किया था विच वॉज प्रोहिबिटेड बाई एनी लॉ। तो ये पेनल्टी आपको अलाउ नहीं होगी जनरल डिडक्शंस में। आपको वही खर्चे अलाउ होंगे जो जेन्युइन एक्सपेंसेस हैं, जेन्युइन बिजनेस के लिए किए गए हैं और पक्के से किए गए हैं, प्रॉपर बैंक अकाउंट से पैसा गया है। जो कैश वैश के पैसे खर्चे होते हैं उसमें बड़ी लिमिटेशन होती है, कैश के खर्चों की लिमिटेशन हम आगे पढ़ेंगे। इसमें क्या नाम है वो सेक्शन का, चलो आएगा तो देखेंगे। आगे एक सेक्शन है वो आपको बताएगा कि कैश में इतना ही एक्सपेंस अलाउ है, इससे ज़्यादा का एक्सपेंस अगर कैश में करा तो अलाउ नहीं है। क्लियर? पॉइंट नंबर 7 क्लियर हुआ? कोई भी ऐसा खर्चा करा विच इज फॉर द पर्पज ऑफ एन ऑफेंस, विच इज फॉर द पर्पज ऑफ एनी सच एक्टिविटी विच इज इलीगल, इट शैल नॉट बी अलाउड अंडर सेक्शन 37(1). डन? तो हम ये सब पे टिक लगा सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 भी कवर कर लिया हमने, 5 भी कवर कर लिया, 6 भी कवर कर लिया, 7 भी कवर कर लिया। चलो ये देखो कुछ एग्जांपल्स भी दिया है। पेनल्टीज इम्पोज्ड फॉर इन्फेक्शन ऑफ लॉ नॉट अलाउड, पेनल्टी पेड ऑन फेलियर टू डिडक्ट टीडीएस नॉट अलाउड, interest paid in respect of delayed payment on income tax not allowed, interest paid under GST law is allowed। अच्छा GST लॉ में क्यों अलाउ कर रहा है ये भी समझ लो। इनकम टैक्स में अलाउ नहीं कर रहा है पर GST लॉ में अलाउ कर रहा है, क्योंकि GST लॉ जो है ये इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स में आपको अपने पास से टैक्स नहीं देना होता, किसी और से टैक्स कलेक्ट करना होता है और फिर आपको जमा करना होता है। अगर अगले ने आपको पैसा देने में लेट करा तो आप कहाँ से अपनी जेब से दे दोगे? तो यहाँ पे गवर्नमेंट कहती है चलो ठीक है, तो मैं अगर जीएसटी में लेट हो गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम वो खर्चे को अलाउ कर लेंगे। वो जेन्युइन बिजनेस है भाई, होता ही है कि कोई भी धंधे में आप जाओगे ना तो हमेशा कुछ ना कुछ क्रेडिट चलता है कि 3 महीने बाद पैसा देंगे। अब जीएसटी कब जमा करनी है हमें? अगले महीने। हमने तो आज इनवॉइस रेज करा, आपने तो बोल दिया 3 महीने बाद देंगे, लेकिन जीएसटी तो हमें तुरंत जमा करनी पड़ेगी। अब मान लो कोई बड़ा ऑर्डर है, सपोज दैट आई एम अ फैशन डिज़ाइनर, या फैशन डिज़ाइनर नहीं क्या बोलना चाहिए, वो जो लोग वो कपड़े नहीं प्रोवाइड करते हैं। जैसे मेरा एक दोस्त है, ही डज दिस बिजनेस। तो क्या होता है कि साल भर तो छोटा मोटा ऑर्डर आता रहता है कि भाई मेरे को 200-500 कुर्ते चाहिए इस डिज़ाइन में, तो अपना 20 लाख 50 लाख का ट्रांजैक्शन चल रहा है। अचानक से किसी बड़े डिज़ाइनर का ऑर्डर आ गया, मनीष मल्होत्रा का ऑर्डर आ गया आपके पास कि भैया मेरे को इतने कपड़े चाहिए, मेरे को 1 लाख साड़ियाँ चाहिए इस डिज़ाइन की। अब बोलो, अब बड़े ऑर्डर्स में क्या होता है पता है? बहुत बड़े बड़े अमाउंट का ट्रांजैक्शन होता है, मार्जिन भी अच्छी खासी होती है। अब वो ऑर्डर आ गया, उसका जो बंदा 10 लाख 20 लाख 50 लाख में काम कर रहा है उसके पास आ गया 20 करोड़ का ऑर्डर। 20 करोड़ पे जीएसटी जो बनेगी, इनवॉइस तो उसे तुरंत रेस करनी पड़ेगी भाई, वो तो बड़ा डिज़ाइनर है, वो तो कच्चे में काम नहीं करेगा, तुरंत इनवॉइस रेस करेगा। इनवॉइस रेस करते ही अगर उसने पैसा नहीं दिया तो ये फंस जाएगा। भले पूरा पैसा ना दे, कम से कम उतना एडवांस तो लेना ही पड़ेगा कि अगले महीने जीएसटी जमा कर सके, नहीं तो धंधा ही खराब हो जाएगा। इसलिए जीएसटी लॉ में अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड में इंटरेस्ट आपको जब पे करना होता है, ये देखो इंटरेस्ट पेड अंडर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। अच्छा एक और छूट गया, डेमरेज भी तो है, डेमरेज पेड टू पोर्ट अथॉरिटीज। डेमरेज क्या होता है मैं ये भी बताऊं। तो जैसे मान लो कि तुमने कोई गुड्स इंपोर्ट कराया, ठीक है। अब जो इंपोर्टेड सामान आ रहा था वो पहले कहाँ जाता है? कस्टम ड्यूटी में जाता है। तुम्हें नहीं पता था कि कस्टम ड्यूटी भी लगती है। सब एक कार का एग्जांपल लेते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल है। देखो तुम दुबई घूमने गए, तुमने वहाँ देखा कि यार एक से एक गाड़ियाँ चल रही हैं। तुम घूमते फिरते एक ऐसी सेकेंड हैंड कार की दुकान पे गए, तुमने बोला है कि यार ये मस्टैंग जीटी बड़ी अच्छी लग रही है, कितने की मिलेगी? उसने बोला सर आपके लिए सिर्फ 5 लाख, 1 करोड़ की गाड़ी है सर, 5 लाख में आपको दे दूंगा। सेकेंड हैंड है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 करोड़ की गाड़ी बाय द वे इंडिया में है, दुबई में सस्ती मिलती हैं गाड़ियाँ, वहाँ टैक्स नहीं है, टैक्स बहुत कम है, 5% वैट अभी लगा है, नहीं तो वो भी नहीं था पहले। और अपने यहाँ तो 100% टैक्स होता है इम्पोर्टेड गाड़ियों पे। आपको ये बात नहीं पता थी, आपने सोचा बहुत बढ़िया
5 लाख में आपने हाथ के हाथ वो गाड़ी खरीद ली, और वो गाड़ी पे अपना शिपमेंट का एड्रेस वेड्रेस डाल दिया कि चलो शिपमेंट में क्या ही है, 2 लाख 2 लाख 3 लाख लग जाएगा शिपमेंट में, तो भी 8 लाख में मिल रही है 1 करोड़ की गाड़ी, बहुत सही है। जब कस्टम पे वो गाड़ी पहुंची और आप गए वो गाड़ी को कलेक्ट करने, कस्टम मतलब पोर्ट पे, वो शिप से आती है ना, शिप से आई, शिप पोर्ट पे पहुंचा, पोर्ट पे कस्टम का ऑफिसर था, उसने चेक किया कि भाई बताओ क्या है डिब्बे के अंदर। गाड़ी निकली और पोर्ट ऑफिसर ने, कस्टम ऑफिसर ने आपसे पूछा कि भाई साहब इस पे टैक्स पे कर दिया होगा ना आपने, उसकी रसीद दे दीजिए। तो आपने बोला सर टैक्स, कैसा टैक्स, मैंने तो इंडिया में ये गाड़ी खरीदी ही नहीं। तो फिर ऑफिसर ने आपको समझाया कि भाई साहब आपने इंडिया में खरीदी हो या ना खरीदी हो, अगर आप बाहर से कुछ इंडिया में लेके आ रहे हैं तो इंडिया में माना जाता है कि आपने परचेज करा है, और आपको उस पर कस्टम ड्यूटी या इम्पोर्ट ड्यूटी देनी पड़ती है, सीधे सीधे समझो इम्पोर्ट ड्यूटी। इम्पोर्ट ड्यूटी आपने पूछा अच्छा बताओ सर कितनी है, उसने कहा कि सर ये कार की जो मार्केट वैल्यू है इस ब्रांड की, नई कार की, वो मान लो 1 करोड़ 90 लाख है, और चूंकि ये सेकेंड हैंड कार है तो 50% का रूल लगता है हमारे यहाँ, तो 1 करोड़ लगभग वैल्यू आएगी आपके लिए। उस 1 करोड़ की वैल्यू पे ज़्यादा नहीं सर, 100% है कस्टम ड्यूटी, आप दे दीजिए, ये तो लग्जरी कार है ना, 100% लगती है इस पर। तो 1 करोड़ रुपए आपसे मांगने लगा। आपके पास तो 1 करोड़ रुपए थे ही नहीं, अगर होते ही तो भाई आप नई गाड़ी खरीदते। आपने कहा सर मुझे तो सस्ते में मिल रही थी, मैंने 5 लाख की ली थी वहां से, आप 5 लाख पे ले लो, जो ड्यूटी बनती है आपकी 5 लाख और ले लो मेरे से। कस्टम ऑफिसर नहीं माना, बोला भाई मेरे को तो मतलब ही नहीं है कि आपने कितने में खरीदी है, मुझे तो वैल्यूएशन करना है, और आज की डेट में इसकी वैल्यूएशन हमारे हिसाब से 1 करोड़ की है। अब आप फंस गए। आपने कहा भैया रख लो, मुझे नहीं चाहिए आपकी गाड़ी, मैं नहीं लेता। बात आई गई हो गई, आप भूल गए, आप चले आए पोर्ट से, आपने गाड़ी नहीं खरीदी, आपने सोचा चलो जो खर्चा हुआ हुआ डूब गया, अब 1 करोड़ रुपये देने जाएंगे तो फिर तो भाई कोई मतलब ही नहीं है इस गाड़ी का, 5-10 लाख डूब गए कोई बात नहीं। आप घर आए, आप गम में आपने सबको कहानी सुनाई और भूल गए। इस बात के 20 साल बाद क्या हुआ, 20 साल बाद किसी आदमी को पता चला, किसी बिजनेसमैन को पता चला, किसी कोई बहुत बड़ा मिलियनेयर बिलियनेयर कोई आदमी था जिसको शौक था एंटीक कारें कलेक्ट करने का, उसे पता चला कि यार एक बहुत पुराने मॉडल की मस्टैंग जीटी जो अब मिलती भी नहीं है, जो अब जिसके पार्ट्स भी मिलना नामुमकिन है, वो कस्टम में पड़ी हुई धूल खा रही है। वो दौड़ा दौड़ा गया कस्टम ऑफिसर के पास, उसने कहा सर ये आपका जो कॉन्फिस्केटेड गुड्स है मैं इसको रिलीज़ करना चाहता हूँ। तो कस्टम ऑफिसर ने कहा कि सर आपको न सिर्फ कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी, अब कस्टम ड्यूटी मतलब इंपोर्ट ड्यूटी, न सिर्फ आपको अब इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी, आपको डेमरेज भी पे करना पड़ेगा। डेमरेज क्या हो गया कि भैया आपके लिए हमने इस गुड्स को इतने दिन से स्टोर करके रखा, ये कॉन्फिस्केटेड गुड्स थे तो हमारा खर्चा हुआ इन पे, क्योंकि भाई कस्टम इंपोर्ट वाले जो होते हैं ना, वो कस्टम ऑफिसर जो होते हैं या कस्टम ऑफिस जो होता है, वो किसी चीज़ को फेंकता नहीं है, वो कॉन्फिस्केट करके रख लेता है। अगर आप टैक्स नहीं दोगे तो वो पोर्ट पे पड़ा रहेगा, उस पोर्ट में जिस कंटेनर में पड़ा है उसका रेंट डिपार्टमेंट भरता है। तो ऐसे ऐसे बाद में लोग आते हैं कि सर मेरे को ये खरीदना है, तो उनसे वो पूरा खर्चा जो लगा उनके स्टोरेज का प्लस अपना और कुछ चार्जेस वार्जेस लगा के डेमरेज बोल के उनसे अपार्ट फ्रॉम इंपोर्ट ड्यूटी एक्स्ट्रा पैसा लिया जाता है उन गुड्स को रिलीज करने के लिए। कहानी समझ में आई? कहानी समझ में आई कि नहीं आई? यस। तो इसलिए डेमरेज जो है वो अलाउड है, क्योंकि ये आपने कोई लॉ ब्रेक करने के लिए नहीं दी है। कॉन्फिस्केट तो किसी भी रीजन से हो सकता है, आपने तो सिर्फ वो खर्चा जो हुआ डिपार्टमेंट का उस गुड्स को स्टोर करने में इतने दिन तक, उसका खर्चा पे करा है ना, वो कोई पेनल्टी थोड़ी है। दैट्स व्हाई इट इज अलाउड। अब आ जाओ पीएफ और मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट में। तो पीएफ का जो एक्ट है, यहाँ भी जो इंटरेस्ट लगता है इसको अलाउ कर दिया जाता है, क्योंकि देर से पे करना कोई क्राइम नहीं है भाई। ठीक है पीएफ जमा करने में लेट हो गया, ऑलरेडी इनकम टैक्स एक्ट उसको पनिश तो कर ही रहा है। कैसे पनिश कर रहा है कि अगर तुमने अपना डिपॉजिट जो है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन जो है वो लेट से दिया तो उस साल खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा, जिस साल पे करोगे उस साल अलाउ होगा। अगर एम्प्लॉयज़ का जो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए पीएफ में, वो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉयज़ से कलेक्ट करा और नहीं जमा कराया, टाइम से लेट हो गया, तो वो कभी खर्चा अलाउ ही नहीं होगा। तो वहाँ जो पेनलाइजेशन हो रहा है वो तो इनकम टैक्स कर ही रहा है, लेकिन इंटरेस्ट जो आप पे कर रहे हो पीएफ में, भाई ऑफकोर्स इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो इसका मतलब कि आप अपने डिपॉजिट की बात कर रहे हो, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हो। तो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन में अगर आपको डिले हुआ जमा करने में, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आपने पे करा है, तो गवर्नमेंट कहती है ठीक है कोई बात नहीं, इसको हम अलाउ कर देंगे, चलता है। कभी कभी पैसा नहीं होता है, क्या कर सकते हैं।
ठीक। पेनल्टी पेड बाय द एसएससी कॉन्ट्रैक्टर फॉर नॉन कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद इन स्टिपुलेटेड टाइम। देखो, पेनल्टी पेड बाय द एसएससी कॉन्ट्रैक्टर फॉर नॉन कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद इन स्टिपुलेटेड टाइम। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो मैं एक ठेकेदार हूँ, कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मैंने एक आदमी से कॉन्ट्रैक्ट लिया उसका घर बनाने का। मैंने बोला सर आप मुझे 2 करोड़ रुपए दीजिए, मैं 6 महीने के अंदर आपका घर बिल्कुल जैसा आपने बताया मैं बना के रेडी कर दूंगा। लेकिन हुआ क्या कि वो काम में डिले होने लगा, बार बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आने लगी, 6 महीने में मैं कंप्लीट नहीं कर पाया। अब उसमें एक पेनल्टी क्लॉज था कि अगर आपने 6 महीने में कंप्लीट नहीं किया तो आप एज अ पेनल्टी उस 2 करोड़ रुपए की जो टोटल डील हुई है उसका लेट्स से 5% पे करेंगे फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ मंथ दैट द प्रोजेक्ट इज डिलेड। तो मैंने पेनल्टी पे करी, लेकिन क्या मैंने कोई कानून तोड़ा है? कोई इलीगल काम थोड़ी करा है। अरे हो गई डिले, हो गई यार, ये तो हमारे आपस की बीत की बात थी, मेरे और मेरे कस्टमर के। मैंने कोई लॉ थोड़ी तोड़ा है जनरल की भाई मैंने कोई कानून तोड़ा है, इलीगल काम किया। अरे हो गया डिले, बिजनेस में होता है कभी कभी, मेरे और उसके बीच की बात है। मैंने कोई जनरल लॉ थोड़ी छोड़ा, कोई आईपीसी की धारा थोड़ी लगेगी मेरे ऊपर। सो इट इज अलाउड एज इट इज नॉट अ फाइन पेड फॉर इन्फ्रैक्शन ऑफ लॉ। इन्फ्रैक्शन मतलब आपने लॉ को ब्रेक करा, लॉ को ब्रेक करने के लिए थोड़ी ये पेनल्टी पे करी है, तो ये पेनल्टी अलाउड है। डन, सारे पॉइंट्स क्लियर? यस, चलो। CSR एक्सपेंस नॉट डिडक्टेबल। CSR के बारे में सुना है कभी? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नहीं सुना? इट्स अ रिलेटिवली न्यू कॉन्सेप्ट, अब सुनोगे। देखो दोस्त, ये कॉन्सेप्ट नया नया आया है। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आपकी कंपनी बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है हमारे देश में, अच्छा बिजनेस का मतलब नेटवर्थ ऑफ ₹500 करोड़ और मोर, टर्नओवर ऑफ 1000 करोड़ और मोर, और नेट प्रॉफिट ऑफ ₹5 करोड़ और मोर ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल ईयर। ठीक, मतलब आप अच्छा पैसा कमा रहे हैं, तीनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होती है तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि चूंकि आपने इस समाज से इतना पैसा कमाया है तो उस समाज को वापस देने की। It is due to this society that you are earning this profit, earning this money. It is your moral responsibility to do something for the society in return. ठीक, तो उनको अपने प्रॉफिट का सर्टेन परसेंटेज, वो क्या होता है 2% है शायद, 2% ऑफ देयर प्रॉफिट्स, एवरेज प्रॉफिट निकाला जाता है पिछले 3 साल का, उसका 2% उन्हें मैंडेटरली किसी न किसी सोशल प्रोजेक्ट पे खर्चा करना है। तो जैसे मान लो कि मैं टाटा का एग्जांपल लेता हूँ। टाटा तो खैर वैसे भी, टाटा का तो एग्जांपल क्या ही लूँ मैं तो बहुत छोटा हूँ, टाटा के विचार बहुत बड़े हैं उन्होंने तो अपना पूरा ट्रस्ट ही बना रखा है। प्रॉफिट का जो भी टाटा की ग्रुप कंपनीज की प्रॉफिट्स होती है उसका 67% टाटा ट्रस्ट में जाता है, और जो टाटा ट्रस्ट है उसमें रतन टाटा और उनकी फैमिली के लोग बैठते हैं, और वो लोग उस ट्रस्ट से सिर्फ और सिर्फ सोशल वेलफेयर का काम करते हैं। उनका हॉस्पिटल है बहुत बढ़िया बनारस में, और मेरे ख्याल से ऐसे ही और भी शहरों में खुल रहा है। BHU के साथ भी इन्होंने टाई अप किया है, बहुत बढ़िया सा कैंसर हॉस्पिटल बनाया है और बहुत प्रोफेशनली रन करते हैं उसको, बहुत कम पैसे में इलाज होता है वहाँ पे। सो इट इज़ अ वेरी नाइस इनिशिएटिव बाय टाटा सन्स। पर खैर टाटा जी की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये तो CSR का जो प्रोविज़न लाया गया ये इन लोगों के लिए लाया गया जो खाली पैसे तो कमा रहे हैं, उसका कुछ कर नहीं रहे हैं, इकट्ठा करते जा रहे हैं, अपने लिए नई नई प्राइवेट जेट खरीद रहे हैं, नए नए याट खरीद रहे हैं, याशियाँ कर रहे हैं, और आम जनता यहाँ भूखों मर रही है। तो ऐसे लोगों के लिए ले आया गया ये प्रोविज़न कि कम से कम अपने प्रॉफिट्स का 2% आपको हर साल किसी न किसी अच्छे काम में लगाना है। आप अपने मन से लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कोई ऐसी जगह लगाइए जहाँ से आपके बिजनेस की भी भलाई हो। इनफैक्ट खाली इस काम के लिए एक नया इंडस्ट्री चालू हो गया है, CSR कंसल्टेंसी।
बहुत सारे लोग दिल्ली मुंबई में अपना CSR कंसल्टेंसी का ऑफिस खोल के बैठे हैं कि आपकी अगर बड़ी कंपनी है, आपको अपने प्रॉफिट का 2% CSR लॉ के तहत इन्वेस्ट करना है, कहीं ना कहीं कोई ऐसी जगह लगाना है जहां समाज का भला हो, तो हम आपको ऐसी जगह बताएंगे पैसा खर्चा करने को, आपको ट्रस्ट ला के देंगे, सब कुछ करके देंगे कि जिसमें वो खर्चे में आपकी भी बिजनेस का कुछ ना कुछ प्रचार प्रसार हो, कुछ फ़ायदा हो, कुछ कस्टमर बिल्डअप हो, जो भी हो। जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स का एग्जांपल ले लो। फॉर एग्जांपल सैमसंग मेक्स लैपटॉप्स, टैबलेट्स, दीज काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। अभी सैमसंग क्या करता है अपने CSR के लिए कि बीटेक कॉलेजेस में सब्सिडी देता है, कॉम्पिटिशन्स करवाता है कि जो भी बच्चा होनहार होगा, जो इस प्राइस को, जो ये टेस्ट को क्लियर करेगा, उसे हम इतना पैसा स्कॉलरशिप में दे देंगे कि भाई आपका सारा पढ़ाई का खर्चा हम उठा रहे हैं, आपको जो भी बेनिफिट, मतलब और भी जो स्टडी मटेरियल चाहिए, आपको लैपटॉप चाहिए, टैबलेट्स चाहिए, जो भी चाहिए हम देंगे अगर आप ये कंपटीशन जीत जाते हो तो। इससे क्या होता है, अब एक तो उस इंडस्ट्री में सैमसंग का नाम हो गया। अब वही बंदे जो इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं, जो बीटेक कर रहे हैं CS कंप्यूटर साइंस से, अब वो ऑलरेडी सैमसंग के बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, वो खुद बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे, जब भी यूज़ करेंगे तो सैमसंग की एक अच्छी इमेज रहेगी उनके माइंड में। तो इस तरह के काम CSR में होते हैं। ठीक, ये CSR का लॉ किस एक्ट में है, किस एक्ट में लिखा हुआ है? कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, तो अब कंपनीज का कहना था कि भैया कंपनीज एक्ट 2013 हमें फोर्स कर रहा है कि अपने प्रॉफिट का 2% हम खर्चा करें ही करें। जब ये खर्चा करा रहे हो तो उसका क्लेम भी दो ना हमें, बिजनेस एक्सपेंस हो गया ना फिर ये। हमें अपना बिजनेस अगर चलाना है तो हमें सारे लॉज फॉलो करने हैं, और अगर हम इस लॉ को फॉलो करते हैं तो हमारा ये खर्चा होगा। तो इसका मतलब कि अगर हमने ये एक्सपेंस किया है, ये खर्चा किया है, तो ये मेरा बिजनेस एक्सपेंस है, इट शुड बी अलाउड। एंड स्पेसिफिकली अंडर सेक्शन 37(1) ये मांग उठी थी कि इस खर्चे का क्लेम मिलना चाहिए। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट ने कहा कि सर जब आप CSR में खर्चा करते हैं तो वो खर्चा डायरेक्टली आपके बिजनेस को बेनिफिट नहीं देता है। आपने स्कॉलरशिप्स दी, भूखों में अनाज बंटवाया, कंबल बंटवाए, बच्चों की शिक्षा के लिए खर्चा किया, हेल्थ के लिए खर्चा किया, हॉस्पिटल्स बनवाए, जो भी आपने काम करा वो तो आपने समाज की भलाई के लिए किया ना। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो सेक्शन है वो ये कहता है ना कि आपको सोसाइटी का बेनिफिट करना है। आप खुद का बेनिफिट तो कर ही नहीं सकते, आप इनडायरेक्टली दिमाग लगा के अपना बेनिफिट निकाल ले रहे हो, वो अलग बात है। लेकिन इस खर्चे का जो मेन ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू फुलफिल योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर बिजनेस, एंड देयरफॉर वी विल नॉट अलाउ एनी एक्सपेंसेस दैट आर इनकर्ड ऑन CSR। सर CSR एज लाइक NPO हो, NPA हो तो NPO अच्छा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हो तुम। CSR ऐसे नहीं होता है बेटा। CSR का मतलब कि आप एक कंपनी है और आपका ये सारा क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है तो आप CSR की कैटेगरी में आ गए कि आपको CSR करना ही करना है। तो वो कंपनी किसी दूसरे ट्रस्ट को या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन देती है कि भाई आप इस फील्ड में काम करते हैं, मैं चाहता हूँ कि इस फील्ड में भाई आप हमारे नाम से थोड़ा सा CSR कर लें। जैसे अभी हाल ही की बात है, पिछले ही साल बैजूस वालों का ऑफर आया था मेरे पास कि सर हमें क्या करना है कि स्टूडेंट्स में फ्री में अपनी पूरी किट बांटनी है, जिसमें हम क्लास 8 तक का पूरा एजुकेशनल किट देंगे और ये सारा देंगे। तो उसके लिए किसी ट्रस्ट से कोऑर्डिनेट करा दीजिए जो इस फील्ड में काम करता हो। तो अब वो बैजूस क्या करता है कि फ्री में अपने सारे इक्विपमेंट्स बांट देता है। इससे क्या है, उनका भाई मार्केट में नाम भी हो रहा है, फैल रहे हैं भाई, एक ब्रांड रिकॉग्निशन बढ़ रही है। कल को वही लोग अपने घर में बच्चों को भेजेंगे बैजूस में पढ़ने के लिए। ठीक है, तो वो डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, वो किसी ट्रस्ट को हायर करते हैं। डायरेक्टली कैसे करेंगे, अलग से एम्प्लॉयज़ हायर करेंगे CSR करने के लिए। एक तो ऐसे ही 2% एक्स्ट्रा सरकार ले रही है, ऊपर से एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज़ की सैलरी भी हम बियर करें। नहीं, इतनी मेहनत नहीं करती कोई कंपनी,
ज़्यादातर कंपनीज तो नहीं करती। जिनका इंटरेस्ट स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ लॉ को फॉलो करना है ताकि भाई हमारा बिजनेस चलता रहे, वो तो नहीं करते। अब भाई जो बड़े लोग हैं, आप अंबानीज को ले लीजिए, उनका फाउंडेशन चलता है बहुत बढ़िया, प्रॉपर एक अलग टीम है उसकी। टाटास की तो बात ही क्या कहनी भाई, टाटास तो आज से नहीं, आज़ादी के समय से देश का भला करते आ रहे हैं। अजीम प्रेमजी की बात कर लीजिए, अजीम प्रेमजी ने अपनी खुद की पूरी टीम, वो एक अलग प्रॉपर स्ट्रक्चर बना के रखा है, वो लोग करते हैं। नारायण मूर्ति जी जो हैं इन्फोसिस के, इन्होंने बहुत अच्छा सेटअप बनाया था, बहुत अच्छा एक सिस्टम बनाया था। तो बनाया था क्या, आई थिंक है अभी भी, लाइक अपने नाम पे भंडारा खिलाना। नहीं नहीं, भंडारा भंडारा कोई नहीं खिलाता भाई, ये सब बहुत बड़े बड़े अमाउंट होते हैं, ये कोई 2 4 5 करोड़ की बात नहीं होती। नॉर्मली ये जो अमाउंट्स होते हैं वो 200 करोड़, 150 करोड़, 250 करोड़ तक के होते हैं। वो भंडारा थोड़ी खिलाएंगे 250 करोड़ का। सारा पैसा जला के ख़त्म, खाना खा के अगले को याद भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली मतलब मेन इसका निचोड़ क्या है कि सीएसआर का जो खर्चा है इनकम टैक्स उसको अलाउ नहीं करता है। इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि भाई सीएसआर आपका बिजनेस एक्सपेंस नहीं है, आप अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए खर्चा कर रहे हो, दान पुण्य कर रहे हो, वो दान पुण्य जो है बिजनेस एक्सपेंस नहीं माना जाएगा। इट शैल नॉट बी अलाउड एज जनरल डिडक्शन। ये पॉइंट क्लियर? ओके, चलो अब ये तो उसी बात को लंबा खींच रहा है, कोई नई बात नहीं बता रहा है। हाँ, ये देखो भाई साहब, 1 अगस्त 2012 को एक बड़ा इंपॉर्टेंट सर्कुलर आया था। सर आपने ट्रस्ट में डोनेट कर सकते हैं, अपने ट्रस्ट में डोनेट कर सकते हैं, मतलब अच्छा मान लीजिए कंपनी ने खुद का ट्रस्ट बना लिया, तो अब जैसे ट्रस्ट जब कंपनी बनाएगी तो उसमें क्या होगा कि कोई ना कोई ट्रस्टी बैठेगा, कोई ना कोई सेटलर होगा। लेट्स से कि कंपनी खुद ही सेटलर है। सेटलर का मतलब होता है वो बंदा जो अपनी प्रॉपर्टी ट्रस्ट को डोनेट कर रहा है। ट्रस्टीज वो लोग होते हैं जो उस प्रॉपर्टी को मैनेज करते हैं। तो कंपनी एज एन एंटिटी ट्रस्टी नहीं बन पाएगी, सेटलर बन पाएगी। वो अपनी प्रॉपर्टी को डोनेट कर देगी कि भाई मान लो मेरे पास एक ज़मीन पड़ी है, मैं चाहता हूँ उस पर स्कूल बने, तो वो कंपनी ने ज़मीन डोनेट कर दी और प्लस 150 करोड़ रुपए दे दिए। अब ट्रस्टीज जो अपॉइंटेड हैं वो इंडिविजुअल्स होंगे, याद रखना, उनकी आइडेंटिटी कंपनी से अलग रहेगी। तब वो भले ही अपने डायरेक्टर को बना लो, अपने एम्प्लॉयज़ को बना लो, वो अलग बात है, लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ लीगल आइडेंटिटी वो ट्रस्ट की आइडेंटिटी कंपनी से अलग रहेगी। तो ऑफ कोर्स आप खुद का ट्रस्ट बना के भी डोनेट कर सकते हो, जैसे टाटास करते हैं। मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, टाटा सन्स करके या टाटा ट्रस्ट करके है उनका, बहुत बढ़िया। अरे मैंने एक बहुत अच्छा वो भी देखा था यार, टाटास को तो सब जानते हैं, ये एमडीएच मसाले वाले अपने दादाजी नहीं थे, उनको उनका एक हॉस्पिटल है बहुत बढ़िया दिल्ली में, माता चन्नन देवी हॉस्पिटल। तो वो भी ऐसे ही चलता है। माता चन्नन देवी हॉस्पिटल को माता चन्नन देवी ट्रस्ट चलाता है। उस ट्रस्ट में जो मेन अपनी एमडीएच वाली, हाँ महाशय गुलाटी जी, उनकी जो मेन कंपनी है उस ट्रस्ट को डोनेट करती है। तो ऑफकोर्स आप अपने ट्रस्ट में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सीएसआर तब भी फुलफिल होगा। ठीक है, डन, क्लियर? अब देखो सर्कुलर नंबर 5 2012, ये एक बड़े स्पेसिफिक केस के लिए आया। आप लोगों को पता होगा कि जो भी डॉक्टर्स होते हैं ना, उनके बाहर उनके क्लिनिक के बाहर सिर्फ पेशेंट्स की लाइन नहीं होती, एक और प्रजाति पाई जाती है जिसको कहते हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, एमआर। बड़ी कॉमन जॉब है, बड़ी आसानी से मिल भी जाती है, पर जॉब करना आसान नहीं होता, बहुत मेहनत का काम होता है। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम होता है कि जगह जगह जाके अलग अलग डॉक्टर्स के क्लिनिक पे बैठे, डॉक्टर से मीटिंग करे और डॉक्टर से कहे कि डॉक्टर साहब आप ऐसा करिए ना कि हमारे ब्रांड की दवाई ही अपने पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करिए, और उसके बदले हम आपको कुछ ना कुछ कमीशन देंगे, रिवॉर्ड देंगे। लेकिन वो सामने से तो पैसे दे नहीं पाते, कई बार रिवॉर्ड्स के साथ साथ ये भी डाल देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, फ्रीबीज, मतलब कोई गिफ्ट बोल दिया कि भाई आपको रोलेक्स की वॉच दे देंगे, आपको इम्प्रेस करने के लिए मोन ब्लॉन्क की पेन दे दिया, कुछ भी ऐसा टाइप का गिफ्ट दे सकते हैं और फिर ये क्या करते हैं फार्मा कंपनी वाले कि वो उस चीज़ को अपना खर्चा क्लेम करते हैं
कि भाई हमने अपना बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए ये खर्चे करे और इस खर्चे को हम बिजनेस एक्सपेंस में क्लेम करना चाहते हैं, हमें अलाउ करो। तो इनकम टैक्स एक्ट ने कहा, एक्ट ने तो क्या ही कहा, मतलब वो असेसिंग ऑफिसर जिसके पास पहली बार ये केस आया, उसने पहली बार में उसको पकड़ लिया, बोला देखो मेरे भाई, ऐसा नहीं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, दुनिया नहीं देख रहा हूँ, मुझे भी पता है कि ये जो तुम डॉक्टर्स को फ्रीबीज बांटते हो, ये जो रोलेक्स की घड़ियां बांट रहे हो ना, दुबई की ट्रिप्स दे रहे हो, ये जो है इट इज नॉट परमिसिबल, इट इज इन वायलेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन मेडिकल काउंसिल प्रोफेशनल कंडक्ट एटिकेट एंड एथिक्स रेगुलेशंस 2002। इस लॉ के अंदर ये कहा जाता है कि आप डॉक्टर्स को फ्रीबीज नहीं दे सकते, डॉक्टर्स को कमीशन पे दवाई देने को नहीं बोल सकते, बिकॉज इट इज अनएथिकल। एज अ डॉक्टर सपोज करो कि कोई एक दवाई है जो हमारे पेशेंट को बहुत सही सूट कर रही है, उसकी बॉडी रिकवर कर रही है, पर तभी दूसरे दवाई का ब्रांड आता है, वो बोलता है भाई साहब हमारी दवाई दे के देखो, हमारी दवाई दोगे तो इसकी सेल्स पे हम आपको 10% कमीशन देंगे, और तो और ये लीजिए आपके और भाभी जी के लिए नई नई रोलेक्स की घड़ियाँ। और मैंने अगर चेंज कर दी वो दवाई, वो नई दवाई मेरे पेशेंट को सूट नहीं करती, मेरे पेशेंट की हेल्थ बिगड़ जाती है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? मी एज अ डॉक्टर or that pharma company that irresponsibly pushed me to sell let's say defective product or a product of not that good quality। इंसानी हेल्थ से कोई समझौता नहीं हो सकता। तो ये सब बातें जो है, ये सब काम जो है ऑलरेडी प्रोहिबिटेड है, इलीगल है, फिर भी छुप छुप के करते हैं लोग। धंधा तो चल ही रहा है, आज भी हमारे की जॉब्स बहुत सारी हैं मार्केट में, भगवान जाने कैसे करते हैं ये लोग धंधा। यू एज ए डॉक्टर, इसलिए तो मैंने डॉक्टरी पढ़ी ही नहीं। अपने काम में देखो कोई जिम्मेदारी नहीं। सीए बनने में, सीएम में बनने में बड़ा फायदा है। अपनी से गलती हो भी गई तो बुरे से बुरा क्या होगा? अरे क्लाइंट का थोड़ा टैक्स बढ़ जाएगा, मान लो इनकम टैक्स की नोटिस आ जाएगी उसको, पैसे का ही नुकसान होगा ना यार। पैसे का नुकसान तो तुम एक बार को हाथ पैर जोड़ के भर सकते हो, है ना, कि भैया ठीक है मेरे से गलती हो गई, आई एम सॉरी, लाओ मैंने कहीं और से पैसे कमा के या लोन लेके वो पैसा दे दिया, काम खत्म। पर अगर किसी की जान चली गई तुम्हारी लापरवाही में, तो यार उसको तो वापस नहीं कर पाओगे ना। इसलिए ये सब धंधा करने का ही नहीं, रिस्की काम नहीं करने का, सेफ रहने का बिल्कुल। अपना मुनीम वाला काम बढ़िया है। ठीक, क्लियर? तो मेन मुद्दा ये है कि जो भी खर्चा आप कर रहे हो डॉक्टरों को गिफ्ट देने के लिए, जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज कर रही हैं, दे आर ऑल इनएडमिसिबल अंडर सेक्शन 37(1). उस खर्चे का क्लेम आप नहीं कर सकते। डन, आगे बढ़े। इस पे से ग्रीन टिक लगा सकते हैं, यस। चलो, सेक्शन 37(2)(b) एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। देखो दोस्त, आपने अपने बिजनेस के एडवर्टीजमेंट के लिए खर्चा किया है, जेन्युइन खर्चा है सर, बिल्कुल अलाउड है, ऑफ कोर्स, इसमें तो सोचने की बात ही नहीं है। लेकिन अगर आपने ये एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट वाला एक्सपेंडिचर इनकर किया है ऑन एडवर्टीजमेंट इन एनी सुवेनियर, ब्रोशर, ट्रैक्ट, पैम्फलेट और लाइक पब्लिश्ड बाय अ पॉलिटिकल पार्टी, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के ब्राउशर में एडवर्टीजमेंट दिया है आपने, तो इसका मतलब कि ये खर्चा डिसअलाउड है, डिडक्शन इज नॉट अवेलेबल। ऐसा क्यों डाला गया लॉ में, मैं आपको बता दूं। पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो बात बात पे पहुंच जाती हैं कंपनीज के पास। जैसे ही चुनाव आता है, वो आसपास के जितने सेठ लोग होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, सबके पास पॉलिटिकल पार्टी के लोग पहुंच जाते हैं कि भैया इस चुनाव में जो है आप हमें सपोर्ट कर दीजिए। थोड़ा क्या है कि चुनाव के प्रचार के लिए हमें पैसों की ज़रूरत है, हम जो पैम्पलेट बंटवाएंगे अपने एडवर्टीजमेंट के लिए, हम उसमें आपकी कंपनी का नाम भी डाल देंगे, आप चाहें तो। बहुत अच्छी बात है। तो वैसे तो वो लोग मांगने जाते हैं डोनेशन, और पॉलिटिकल डोनेशन जो है, इसके लिए कोई लॉ आपको बाइंड नहीं करता, आपकी मर्जी। अगर आपको भाई पॉलिटिकल पार्टी कोई अच्छी लग रही है, आप डोनेट करिए, बहुत बढ़िया बात है। वो उन दिनों जब बहुत पहले आम आदमी पार्टी नई नई आई थी, तो मैंने भी आम आदमी पार्टी में डोनेशन दिया था, रसीद भी रखी थी मैंने। आप करिए डोनेट, आपका पर्सनल खर्चा है वो। इनकम टैक्स एक्ट थोड़ी आपको छूट देगा उसकी। इनकम टैक्स एक्ट तो बोलेगा कि भैया बिजनेस का एक्सपेंस है तो हम छूट दे रहे हैं,
अच्छा, तो लोगों ने ये लूपहोल निकाला कि हम पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करेंगे ही नहीं। हम डोनेट थोड़ी करते हैं, हम क्या करते हैं, हम तो एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं अपने ब्रांड का, और एडवर्टीजमेंट के लिए वो जो पॉलिटिकल पार्टी पर्चे छपवा रही है अपने, उसमें अपने ब्रांड का नाम लिखवा रहे हैं। एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंस है, ये बोल के वो लोग एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंस भी क्लेम करने लगे बिजनेस में, और पॉलिटिकल पार्टी को धक्काधक डोनेशन भी देने लगे। जब ये बात किसी समझदार इनकम टैक्स ऑफिसर के सामने आई तो उसने कहा कि भाई साहब, दिस एडवर्टीजमेंट इज नॉट अ जेन्युइन एडवर्टीजमेंट, दिस इज मेयरली अ पॉलिटिकल डोनेशन विच इज हिडन इन द नेम ऑफ एडवर्टीजमेंट। क्या होता है कि जैसे पॉलिटिकल पार्टी के पैम्पलेट हैं, तो पॉलिटिकल पार्टी तो खुद ही क्या अपने, उनको तो बल्क में बंटवाना है, गांवों में प्रचार करना है, ऐसी ऐसी जगह पे जहाँ जनता ज़्यादा है और जनता कम पढ़ी लिखी है, तो उनके लिए और बढ़िया। उनको क्या कराना है कि भाई हमारा जो सिंबल है वो याद कर लो बस, है इस बार चलेगी झाड़ू, झाड़ू झाड़ू का पैम्पलेट छपवा दिया हर जगह पे। अब उस पैम्पलेट में अगर एलजी वॉशिंग मशीन का ऐड भी दिया है तो कौन देख रहा है, घंटा फर्क पड़ता है, टारगेट कस्टमर के पास तो पहुंच ही नहीं रही है आपकी एडवर्टीजमेंट। यानी कि आपका इंटेंशन एडवर्टीजमेंट करना नहीं था, आप पॉलिटिकल पार्टी को हैवी डोनेशंस देना चाहते थे ताकि जब वो पॉलिटिकल पार्टी पावर में आए तो आपके फेवर में काम करे। तो इनकम टैक्स ऑफिसर ने, उस इनकम टैक्स ऑफिसर ने बात ऊपर तक पहुंचाई और ये अलग से सेक्शन में एक्सेप्शन डाला गया कि भैया एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस तो अलाउड है, लेकिन अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के सुवेनियर, ब्रोशर, ट्रैक्ट, पैम्पलेट इस तरह की चीज़ों में एडवर्टीजमेंट दे रहे हो तो वो खर्चा अलाउड नहीं होगा। सौरभ पूछ रहा है कितना दिया था। अरे उस ज़माने में जो कमाते थे उस समय जो दिया था कुछ छोटा मोटा अमाउंट दिया था, बहुत बड़ा अमाउंट कुछ नहीं दिया था, ऐसे ही फुटकर टाइप का। ठीक, अगली बात एडवर्टीजमेंट के बारे में खास ध्यान में रखने वाली कौन सी है, एक सेकेंड, येलो ब्लू कलर मिल गया। एक्सपेंडिचर ऑन नियॉन साइन। कई बार क्या होता है ना कि हम लोग ऐसा दुकान वुकान के सामने बड़ा महंगा सा ऐसा नियॉन का साइन बनाते हैं, रात भर चमकता रहता है, दूर से दिखता है, वो महंगा होता है। तो वो जो नियॉन साइन लगाने में आपका खर्चा हुआ उसको आप एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस में क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि नियॉन साइन जो है उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे, वो आपका एसेट हो गया, आने वाले 5 साल 10 साल तक चलेगा, तो उस पर आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर लो, पूरा का पूरा खर्चा एक बार क्लेम मत करना। बस ये दो बातें ध्यान में रखने वाली हैं एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस को लेके। अदरवाइज जो नॉर्मल एडवर्टीजमेंट के एक्सपेंस हैं वो एक्सपेंसेस आपको अलाउड हो जाते हैं। व्हाट इज सोवेनियर एंड ब्राउचर? यार वो सोवेनियर का मतलब क्या हो गया कि सपोज करो कंबल बंटवा रहे हैं या कोई भी एक चीज़ बंटवा रहे हैं, कोई भी सामान है जो बंटवा रहे हैं लोगों में, तो वो कंबल में अपना आपके ब्रांड का नाम डाल दिया, वो सोवेनियर हो गया। वो सोवेनियर मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो आप किसी और को गिफ्ट कर रहे हो, किसी दूसरे के लिए ला रहे हो। ब्राउचर इज़ लाइक, इट्स लाइक अ स्मॉल बुकलेट, एक छोटा सा 4-5 पन्नों का, 10 पन्नों का, 20 पन्नों का उनका एक ब्राउचर, एक बुक हो सकती है, बुक जैसी छोटी सी, जिसमें उन्होंने अपने पार्टी के बारे में बड़ा अच्छा अच्छा लिखा हो, हमारी पार्टी का ये इतिहास है, ऐसे महान महान नेता हुए हमारी पार्टी में, इन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, अब हम वादा करते हैं आने वाले 5 सालों में सड़कें बना देंगे, बिजली ले आएंगे, और वो स्कूल्स अच्छे, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो लंबी चौड़ी कहानी लिखी रहती है ऐसी मोटी सी, उसको ब्राउचर बोलते हैं। वो सब घुमा फिरा के एक ही चीज़ है। बेसिकली कोई भी मटेरियल पॉलिटिकल पार्टी का, उसमें अगर आप एडवर्टाइज कर रहे हैं तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा। इज इट डन? कैन वी मूव फॉरवर्ड? बोलो बेटा बोलो, हाँ कि ना? यस, ग्रीन टिक लगा दें इस पे। चलिए भाई साहब, स्पेसिफिक डिसअलाउंसेस अंडर द एक्ट। अभी हम क्या पढ़ रहे थे? अभी हम अलाउंसेस पढ़ रहे थे कि ये खर्चा अलाउड है, इनकम टैक्स एक्ट बता रहा है। अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सा खर्चा साफ साफ इनकम टैक्स एक्ट कह रहा है कि भैया नहीं अलाउड है, ये खर्चों का क्लेम तो मैं नहीं लेने दूंगा। रेडी? चालू करें। पॉइंट नंबर 1, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, ये 3 चीज़ों को याद कर लो। मैं तो कहता हूँ इसका एक शॉर्ट फॉर्म बना लो, बार बार तुम्हारे सामने आएगा, कितनी बार इतना लंबा बोलोगे। इसको हम प्यार से IRT बोलें,
या IRF बोल देते हैं, इंटरेस्ट रॉयल्टी फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, IRF, IRF। ये खर्चा स्पेसिफिकली इनकम टैक्स एक्ट कह रहा है कि ये हम नहीं अलाउ करेंगे अगर इट इज पेबल आउटसाइड इंडिया और पेबल टू अ नॉन रेसिडेंट और आपने TDS नहीं काटा। समझ रहे हो? यहां पे लिखना चाहिए था, थोड़ा सा और एक्सटेंड होनी चाहिए थी। हेडिंग वैसे यही है जो बुक में है, वही है जो लॉ है, वो इसकी हेडिंग यही है। बस सही हेडिंग पता है क्या होनी चाहिए? इंटरेस्ट रॉयल्टी फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज एटसेट्रा पेबल आउटसाइड इंडिया और पेबल टू अ नॉन रेसिडेंट ऑन विच TDS इज नॉट डिडक्टेड। अब पहले तो मेरे को ये बताओ इस डिस्कशन से पहले कि TDS का कॉन्सेप्ट पता है आप लोगों को? TDS क्या होता है? क्योंकि स्पेसिफिकली TDS तो ऐसे अपने में अलग चैप्टर है, अलग टॉपिक है, वो अभी तक आया नहीं है, पर मैंने कई बार क्लासेस के डिस्कशन के दौरान आपको TDS का बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है। क्या सबको पता है TDS क्या होता है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। यस? अब देखो, बहुत अच्छा, तब तो अपना काम बहुत हल्का हो गया, नहीं तो यहाँ पे TDS पे लेक्चर देना पड़ता तो पूरी क्लास निकल जाती। ठीक है। इफ द फॉलोइंग 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड द SSC इज सपोज टू डिडक्ट TDS अंडर सेक्शन 195। कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो TDS डिडक्ट करना पड़ेगा? आइए देखते हैं। पहली कंडीशन, द अमाउंट पेड इज इंटरेस्ट रॉयल्टी फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज और एनी अदर सम अदर देन सैलरी। अदर देन सैलरी आपने कोई भी अमाउंट पे किया, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? और वो जो अमाउंट आपने पे करा है दैट अमाउंट इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द एक्ट इन द हैंड्स ऑफ द रेसिपिएंट। मतलब आपने जो पैसा दिया है, वो जो पैसा ले रहा है ना, उसके हैंड्स में टैक्सेबल इनकम है। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि आपने अपना एक एजेंट अपॉइंट किया है इन नॉर्वे। उस एजेंट का काम ये है कि वो आपके लिए नॉर्वे से कस्टमर्स ढूंढ के लाता है और आप फिर यहाँ से प्रोडक्ट सप्लाई करते हो। उस एजेंट को आप सेल्स पे कमीशन देते हो कि भाई मेरा जितना सामान तुमने बिकवा दिया ना, उस पर तुम्हें 25% कमीशन है। तो ना तो ये इंटरेस्ट हुआ, ना ये रॉयल्टी हुआ, ना ये फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज हुआ, लेकिन फिर भी एक ऐसा पेमेंट है जो आपको आउटसाइड इंडिया करना है और जिसके हैंड्स में आएगा उसके हैंड्स में ये टैक्सेबल होगा अंडर इनकम टैक्स एक्ट। ठीक। अच्छा, टैक्सेबल क्यों होगा? अगर मान लो तुम किसी फॉरेनर को दे रहे हो तो तब तो टैक्सेबल नहीं होगा, वो तो फॉरेन की इनकम हो गई ना, वो यहाँ का रेसिडेंट ही नहीं है, वो क्यों देगा यहाँ पे? तो मान लो कि कोई इंडियन बंदा है जो इंडिया का रेसिडेंट है लेकिन बाहर रह के काम कर रहा है तुम्हारे लिए, बाहर रह के तुम्हारा एजेंट बना हुआ है। अब वो इंडियन सिटीजन है, उसकी पूरी ग्लोबल इनकम पे इंडिया का अधिकार है। तो अब वो केस आ गया इनकम टैक्स एक्ट में TDS वाले चक्कर में कि भाई उसका टैक्स इंडिया में बनता है, अगर उसको पैसे दे रहे हो तो उससे टैक्स काट के देना। समझ में आई बात? दूसरी कंडीशन समझ में आई? जिसको पैसा मिल रहा है उसके हैंड्स में टैक्सेबल है, अगर उसके हैंड्स में टैक्सेबल है, अगर इंडिया में उसकी इनकम टैक्सेबल है अगर। ठीक। तीसरा कि जो आपने पैसा दिया है इट इज आउटसाइड इंडिया टू एनी पर्सन और इन इंडिया टू नॉन रेसिडेंट। ठीक। 3 कंडीशंस फिर से देख लेते हैं। नंबर 1 कंडीशन, अमाउंट पेड इज आइदर IRF इंटरेस्ट रॉयल्टी फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज और एनी अदर सम अदर देन सैलरी। IRF के अलावा कोई और भी अमाउंट अगर है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, वो अमाउंट जो है, वो जो पैसा जो आदमी जिस आदमी को दिया जा रहा है, वो अमाउंट जो रेसिपिएंट है उस अमाउंट का, उसके हैंड्स में टैक्सेबल है, इट इज चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट। थर्ड कंडीशन कि या तो आपने आउटसाइड इंडिया ये पेमेंट करा है किसी भी पर्सन को, चाहे वो रेसिडेंट हो, नॉन रेसिडेंट हो, कोई भी हो, मेरे को मतलब नहीं है, आउटसाइड इंडिया पेमेंट करा ना तो TDS काट के दो। या इंडिया में करा किसी नॉन रेसिडेंट को, क्योंकि नॉन रेसिडेंट का क्या भरोसा, आज पैसे ले आपसे इंडिया में और कल को भाग जाए अपनी कंट्री में, टैक्स नहीं देगा उस पर, तब हम क्या कर लेंगे, कहाँ ढूंढने जाएंगे उसको? आउटसाइड इंडिया टू एनी पर्सन, इनसाइड इंडिया टू अ नॉन रेसिडेंट।
अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो एसएससी इज सपोज टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स एंड डिपॉजिट द सेम विद द गवर्नमेंट विद इन द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड बाई सेक्शन 201। ये 201 टीडीएस का सेक्शन है। बात समझ में आई? अगर ये 3 कंडीशन फुलफिल होती हैं, मैंने आउटसाइड इंडिया अगर कोई पेमेंट करा या फिर इनसाइड इंडिया किसी नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करा विच इज इन द नेचर ऑफ आइदर आईआरएफ, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, और इन द नेचर ऑफ एनी अदर एक्सपेंस जो उसके हाथ में टैक्सेबल होना चाहिए इंडिया में, तो हमें उस पर टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। सिंपल। अगर हमने टीडीएस डिडक्ट नहीं करा तो ये सेक्शन 40A1 कहता है कि अगर तुमने टीडीएस डिडक्ट नहीं करा तो ये सेक्शन इस खर्चे को डिसअलाउ कर देगा। भाई मैंने जब एजेंट अपॉइंट किया है, उस एजेंट को मैं कमीशन देता हूं तो मेरा बिजनेस एक्सपेंस है ना, मैं क्लेम करूंगा ना अपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। 100 रुपए की सेल्स हुई अगर, तो 25 रुपए तो मुझे उसको ही दे देने हैं। तो मेरा प्रॉफिट, अगर आप फ्री में भी सामान मैं खरीद रहा हूं तो भी मेरा प्रॉफिट तो 75 रुपए ही हुआ ना, पूरे 100 रुपए तो नहीं हुए। तो मैं तो क्लेम करूंगा ना कि 25 रुपए का खर्चा है मेरा, मेरे को अलाउ करो। अगर मैंने टीडीएस डिडक्ट नहीं करा तो मुझे डिसअलाउ हो जाएगा। टीडीएस डिडक्ट कर लिया, सरकार के पास जमा कर दिया, अब मुझे अलाउ हो जाएगा। अब मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, उस खर्चे का क्लेम मैं ले सकता हूं। बोलो भाई, बात पल्ले पड़ी? बोलो बेटा बोलो। यस, चलो। टीडीएस डिपॉजिट करने की ड्यू डेट क्या होती है? अप्रैल से फरवरी तक 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ, और मार्च के महीने में एक्स्ट्रा टाइम मिलता है 30th अप्रैल तक। मतलब अप्रैल में आपने किसी का पैसा डिडक्ट किया तो आपको 7th मई से पहले पहले डिपॉजिट करना है। मार्च में अगर आपने किसी का टीडीएस डिडक्ट किया तो आपको 30th अप्रैल से पहले पहले डिपॉजिट करना है। ठीक है। टीडीएस में आप क्या क्या डिफॉल्ट कर सकते हो? सबसे पहले डिफॉल्ट, टैक्स इज डिडक्टेबल एट सोर्स बट द एसएससी हैज नॉट डिडक्टेड इट ऑन द डेट इट वाज सपोज्ड टू बी डिडक्टेड। नॉट डिडक्टेड इट। हमें किसी का टीडीएस काटना चाहिए था, हमने नहीं काटा, हमने पूरे पैसे दे दिए उसको। ऑन द डेट इट वाज सपोज टू बी डिडक्टेड भी जरूरी है, क्योंकि अगर मान लो हमने बाद में काट लिए तो, मान लो किसी की मल्टीपल पेमेंट्स हैं तो मैं पहली पेमेंट में काटना भूल गया, बाद में काट लिया मैंने, पर ड्यू डेट कब थी? पहली पेमेंट के टाइम ही थी, मैंने वहाँ नहीं काट के गलत किया। तो अगर डेट लेट से भी काट रहे हो तो भी आप टीडीएस में डिफॉल्ट कर रहे हो। क्या ये बात समझ में आई? बोलो भाई। हमें किसी का टीडीएस काटना था, हमने समय से नहीं काटा, लेट से काटा, या फिर काटा ही नहीं, नॉट डिडक्टेड, टीडीएस में हमारा डिफॉल्ट हो जाएगा। दूसरा, टैक्स डिडक्ट तो किया बट नॉट डिपॉजिटेड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट, नॉट डिपॉजिटेड बिफोर ड्यू डेट लिख देते हैं। रिटर्न, वो भी कौन सा ड्यू डेट की बात कर रहा है? ड्यू डेट ऑफ सबमिशन ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 1391। मतलब वो कह रहा है कि हमारी 31 जुलाई की डेट थी आईटीआर फाइल करने की मेरी, और मैंने किसी को पेमेंट करना था, पेमेंट मैंने कर दिया, टीडीएस डिडक्ट भी कर लिया, पर डिपॉजिट नहीं किया। अब रिटर्न भरने की डेट आ रही है, अगर मैं रिटर्न भरने से पहले पहले वो टीडीएस में डिपॉजिट कर देता हूँ तो भी मेरे को खर्चा अलाउ हो जाएगा। लेकिन रिटर्न भरते तक भी मैंने टीडीएस डिपॉजिट नहीं किया तो फिर वो खर्चा गया काम से, उस साल तो उस खर्चे का क्लेम अब नहीं मिलेगा। सेकेंड पॉइंट क्लियर? हमने पैसे काट तो लिए पर गवर्नमेंट के पास जमा नहीं कराए। ओके, चिंता मत करो, सबका समरी करेंगे अभी, एक बार खत्म करने दो फिर समरी लेते हैं पूरा इसका। ठीक है, यहां तक सही है? अच्छा, अब मान लो चलो हो गई डिले हमसे, लेट्स से फाइनेंशियल ईयर 21-22 की बात है, हमने मार्च 22 में एक पेमेंट करा जिसमें हमने टीडीएस तो डिडक्ट कर लिया और हमें 30 अप्रैल तक का टाइम था डिपॉजिट करने का, तो हमने सोचा चलो अभी तो बहुत टाइम है, बाद में डिपॉजिट कर लेंगे। बाद में हम भूल गए, जब रिटर्न भरने का टाइम आया
तो हमें पता चला कि अरे यार, मतलब रिटर्न तो हमने मानो रिटर्न भरने से पहले पहले अगर जमा कर दिया तो उसको डिफ़ॉल्ट मानो ही मत एक तरह से। जो इंटरेस्ट होगा लगेगा टीडीएस में, लेकिन यहाँ पे तो खर्चा अलाउ हो जाएगा, सीधी बात है। बट व्हाट इफ़ टैक्स इज डिपॉजिटेड सब्सिक्वेंटली, यानी कि करेंट ईयर में खर्चा अलाउ नहीं हुआ, अब एक्सपेंडिचर इज नॉट अलाउड इन द करेंट ईयर, रिटर्न भरने से पहले हमने जमा नहीं करा, हमने बाद में अगले साल जमा करा। लेट्स से कि हमारा 30 सितंबर का ड्यू डेट था रिटर्न फाइल करने का, 30 सितंबर, और मैंने 10 ऑफ अक्टूबर को वो टीडीएस जो मार्च का मैंने कट किया हुआ है 10 ऑफ अक्टूबर को डिपॉजिट किया। तो अब वो खर्चा फाइनेंशियल ईयर 21-22 में अलाउ नहीं होगा। आपको क्या करना होगा, जिस साल में आपने पेमेंट करा है, यानी फाइनेंशियल ईयर 22-23, जब आप उसका इनकम टैक्स रिटर्न भरने जाओगे तब आप उस खर्चे का क्लेम ले लेना, ये बोलते हुए कि भैया खर्चा तो पिछले साल का था पर क्या करें, टीडीएस जमा नहीं कराया, इस वजह से क्लेम नहीं मिला था, प्लीज़ इस साल हमें क्लेम दे दो, अब हमने टीडीएस जमा करा दिया है। आप ऐसा बोलोगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको क्लेम दे देगा। क्लियर? यस? एक बार फिर से पीछे ले जाता हूं तुम्हें, सारी बातें फिर से समझाता हूं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक? हाँ, मैं रिपीट ही कर रहा हूँ मनीषा। हम क्या पढ़ रहे हैं, एक बार पर्सपेक्टिव ले लो, फिर से पूरी बात सुन लो। हम पढ़ रहे हैं स्पेसिफिक डिसअलाउंसेस अंडर द एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि ये कुछ हम आपको खर्चे की लिस्ट दे रहे हैं। सर एक समरी बता रहा हूं बेटा, रुक जाओ। ये हम आपको एक खर्चों की लिस्ट दे रहे हैं, ये खर्चे हम आपके अलाउ नहीं करेंगे। उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है, इंटरेस्ट रॉयल्टी फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज पेबल आउटसाइड इंडिया और पेबल टू नॉन, बड़ा लंबा सा टॉपिक है, मैं इसको प्यार से आईआरएफ बोलता हूँ, छोटा सा आईआरएफ से याद रखो। तो पहला पॉइंट, जो पहला डिसअलाउंस था अंडर इनकम टैक्स एक्ट, वो कहा गया कि, सादी भाषा में समझा रहा हूँ तुम्हें, ये अंग्रेजी छोड़ दो एक बार को, सादी भाषा में गवर्नमेंट ने कहा कि भैया अगर आप कोई भी पेमेंट आउटसाइड इंडिया कर रहे हो या किसी नॉन रेसिडेंट को कर रहे हो, तो इस बात का ध्यान रखना कि वो आउटसाइड इंडिया जो पैसा जा रहा है उस पर हमारे टैक्स का लॉस हो सकता है। ठीक है? अगर वो मान लो किसी नॉन रेसिडेंट को आपने इंडिया में पेमेंट करा, तो हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट है उसका जो बेसिस ऑफ चार्ज वाला सेक्शन है, क्या बोलते हैं उसको, रेजिडेंशियल स्टेटस वाला जो सेक्शन है यार, जहाँ बताता है कि कौन कौन सी इनकम कौन कौन से रेजिडेंशियल स्टेटस पे टैक्सेबल होगी। तो वहाँ आपने पढ़ा था ना, इंडियन इनकम जो है वो नॉन रेसिडेंट के हैंड्स में भी टैक्सेबल होती है। याद है वो बात? कि कोई नॉन रेसिडेंट है लेकिन अगर उसकी इंडियन इनकम है तो उसको इंडिया पे टैक्स देना पड़ेगा, इंडिया में उस इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा, ये पढ़ा था हमने। तो गवर्नमेंट कह रही है कि यार अगर किसी नॉन रेजिडेंट को पेमेंट कर रहे हो ना, और स्पेशली इंडिया में कर रहे हो, तो अगर तुमने इंडिया में पेमेंट करा, क्योंकि इंडियन इनकम का डेफिनेशन क्या था, अक्रूड और इंडिया और रिसीव्ड इन इंडिया। इंडिया में ड्यू हुई तो भी इंडियन इनकम है, इंडिया में रिसीव हुई तो भी इंडियन इनकम है। तो अगर कोई नॉन रेसिडेंट इंडिया में पैसे रिसीव कर रहा है तो ऑटोमेटिकली उसकी इनकम बन जाएगी, वो इंडियन इनकम बन जाएगी, टैक्सेबल इन इंडिया बन जाएगी वो। तो गवर्नमेंट कहती है कि यार जब भी किसी नॉन रेसिडेंट को पैसा दो ना, तो एक बात का ध्यान रखना कि नॉन रेसिडेंट्स का कोई भरोसा नहीं है, कल को वो उड़ते पंछी की तरह निकल जाएंगे कौन से देश में, और हम उनको ढूंढते रहेंगे, वो टैक्स भी नहीं हम कलेक्ट कर पाएंगे कभी। वो अगर हमें टैक्स नहीं देगा तो हम क्या कर लेंगे, गवर्नमेंट डरी हुई रहती है। तो गवर्नमेंट कहती है इंडियन बिजनेसमैन से कि भाई साहब जब भी आप आउटसाइड इंडिया कोई पेमेंट करें, ऐसे नेचर का जो इनकम हो सकता है अगले की, या इनसाइड इंडिया किसी नॉन रेजिडेंट को पे करें, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये आपकी जिम्मेदारी है कि उस इनकम पे कुछ टैक्स आप कट कर लीजिएगा और मुझे जमा करा दीजिएगा। अगर आप टीडीएस कट करके हमारे पास जमा करा देंगे तो फिर हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, कुछ अमाउंट आ जाएगा, ताकि हम आगे का भी उसको नोटिस भेज सकें, और उसको भी इच्छा रहे कि नहीं यार मेरा टीडीएस कटा हुआ है, मैं तो डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट या बहुत सारी चीज़ों का एग्जेम्पशंस का बेनिफिट ले सकता हूँ, ये मेरा टैक्स बनना नहीं चाहिए, तो मैं एक रिटर्न भर देता हूँ, उस रिटर्न ऑफ इनकम में मैं क्लेम करूँगा कि मेरे पास ये XYZ एग्जेम्पशंस हैं और मेरा पैसा जो टीडीएस कटा है मुझे वापस मिल जाएगा। या एटलीस्ट मान लो 1 लाख अगर रुपए कटे हैं और मेरा 20,000 ही टैक्स बनता है, 80,000 ही टैक्स बनता है, तो 20,000 तो वापस आएगा ना। तो ये एक लालच आ जाएगा उस नॉन रेसिडेंट के मन में, या वो भी जो भी बंदा आउटसाइड इंडिया बैठा है, रिटर्न भरने का लालच आ जाएगा उसके मन में।
वो नहीं भरता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चल जाएगा कि वो टैक्स का पैसा चुरा के भागने के चक्कर में है। और खैर पूरा पैसा तो नहीं चुरा पाएगा, कुछ ना कुछ तो टीडीएस कटा ही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको नोटिस भी भेज सकती है कि देखो भाई, मुझे पता चला है वो सिंघानिया साहब ने आपको 20 लाख रुपए दिए थे इस काम के लिए, और ये आपकी इंडियन इनकम है, सिंघानिया साहब ने टीडीएस डिडक्ट किया है, हमें जमा किया है, आपने क्यों नहीं बताया आपने रिटर्न में कि सिंघानिया साहब से 20 लाख रुपए मिले हैं। इस तरह की बातें गवर्नमेंट पूछ सकती है उस बाहर वाले बंदे से। ठीक है, मैं इतना सब क्यों बोल रहा हूं, ताकि आपको ऑब्जेक्टिव पता रहे कि हम ये जो प्रोविजंस पढ़ रहे हैं इनके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था। ठीक, तो वापस से शुरू करते हैं। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव आपको पता चलेगा, वापस से शुरू करते हैं। गवर्नमेंट बोलती है इंडियन बिजनेसमैन से कि भाई अगर तुमने कोई भी ऐसा खर्चा, कोई पेमेंट करा है आउटसाइड इंडिया या टू अ नॉन रेसिडेंट जो उनकी इनकम बननी चाहिए, तो उस पर टीडीएस डिडक्ट कर लेना। अगर तुम टीडीएस डिडक्ट नहीं करते हो तो हम तुम्हें वो खर्चा अलाउ नहीं करेंगे। या फिर मान लो अगर तुमने डिडक्ट किया और हमारे पास जमा कराने में लेट कर रहे हो, तो जिस साल में जमा कराओगे उस साल में ही क्लेम देंगे। तुमको सेम ईयर में अगर क्लेम चाहिए तो रिटर्न भरने से पहले पहले भी अगर तुम जमा करा दोगे तो भी हम तुमको क्लेम अलाउ कर देंगे, कोई बात नहीं। ठीक, अभी ये बात समझ में आई। इंडियन गवर्नमेंट इंडियन बिजनेसेस को बोल रही है कि भाई कोई भी विदेशी को पेमेंट करने से पहले या किसी बाहर अपना पैसा भेजने से पहले उसमें से टैक्स जरूर काट लेना, जो मेरा टैक्स बनता है, और हमें डिपॉजिट करा देना, तभी हम तुम्हें वो खर्चा अलाउ करेंगे। नहीं तो अगर आप बाहर कोई पेमेंट कर रहे हैं, कोई खर्चा कर रहे हैं जिसमें आप टीडीएस नहीं काट रहे हैं, सीधी सी बात है वो खर्चा आपका डिसअलाउ हो जाएगा, वो आपका नुकसान हो जाएगा। क्लियर? यस। अब देखो, जब ये मामला आया तो एक मामला और उठा। कुछ लोगों ने कहा कि चलो सर मानते हैं हमसे भूल हो गई, मैंने वो इंडिया के बाहर एक बंदा रहता है हमारा, उसको पेमेंट करना था, पेमेंट हमने कर दिया, उसका कोई भी खर्चा ले लो, इंटरेस्ट ही ले लो, लोन लिया था इंटरेस्ट दे रहे हैं, या रॉयल्टी ले लो कि वो उसने कोई बुक लिखी थी, उसकी बुक मैं पब्लिश करके छपवाता हूँ और उस पर जो रॉयल्टी मिलती है मैं उसको देता रहता हूँ, या कोई पेटेंट यूज़ कर रहा हूँ उसकी रॉयल्टी दे रहा हूँ। फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, वो मेरे को कंसल्टेंसी सर्विसेज दे रहा है, टेक्निकल कंसल्टेंसी दे रहा है, उसकी फ़ीस मैं उसको दे रहा हूँ। कोई भी इस तरह का खर्चा जो उसकी इनकम होनी चाहिए इंडिया में, मैंने ये पेमेंट करा उसको और मैंने टीडीएस नहीं डिडक्ट करा, चलो भूल हो गई मेरी। लेकिन वो बंदा निहायत ही ईमानदार और देशभक्त आदमी है, वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न टाइम से भरता है, अपनी सारी इनकम को उसमें डिस्क्लोज करता है और उस पर जो भी टैक्स बनना चाहिए वो दे देता है। तो एक बात बताइए सरकार, कि आपका तो टैक्स का 1 रुपए का भी लॉस नहीं हुआ। आपको तो यही डर था ना कि मैंने आउटसाइड इंडिया पेमेंट कर दी है, कहीं वो पैसे लेके भाग गया तो, टैक्स नहीं दिया तो हम क्या करेंगे। लेकिन ये बंदा तो टैक्स दे रहा है, ये कहीं नहीं भाग रहा, अपनी पूरी इनकम आपको बता रहा है, आपका तो कोई लॉस नहीं हो रहा। फिर क्यों मुझ बेचारे गरीब का खर्चा डिसअलाउ करके मेरे पे एक्स्ट्रा टैक्स लगा रहे हो। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा सर आपकी बात तो बिल्कुल जेन्युइन मालूम पड़ती है, आप सच बोल रहे हो, अगर हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ रेवेन्यू का, हमारी टैक्स हमें जितनी मिलनी चाहिए थी, हमें टैक्स का अमाउंट हमें मिल गया, तो हम आपको क्यों पनिश करें। इसलिए इस सेक्शन में एक प्रोविजो डाला गया, फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 201(1). प्रोविजोज आर लाइक एक्सेप्शंस। प्रोविजो का मतलब होता है प्रोवाइडेड दैट, सॉरी, प्रोविजो का मतलब होता है प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड दैट, इसका मतलब होता है एक्सेप्शन। जैसे मैंने आपको छोले भटूरों का एग्जाम्पल दिया था कि राजा ने बोला, पहले रूल बनाया राजा ने कि हमारे यहाँ किसी भी खाने में मिर्च नहीं पड़ेगी, प्रोवाइडेड दैट, एक्सेप्शन बताया, अगर छोले भटूरे बन रहे हैं तो कम से कम 2 हरी मिर्चें तो उसमें डालना ही डालना, एक्सेप्शन दे दिया। ठीक है, तो ऐसे ही अपना मेन रूल क्या है, आपने आउटसाइड इंडिया पेमेंट करा, टीडीएस नहीं काटा, आपका खर्चा डिसअलाउड, प्रोवाइडेड दैट कि आपने जिसको पेमेंट करा था सच नॉन रेसिडेंट discloses such income in his return of income and pays tax due on such income, और
एक सीए से सर्टिफिकेट ले लेता है ये चीज़ प्रूव करने के लिए कि भैया मेरी ये जो इनकम है इसको हमने डिस्क्लोज करा है अपने इनकम टैक्स रिटर्न में और हमने इस पे प्रॉपर टैक्स पे करा है। अगर ऐसा आप प्रूव कर देते हो कि रेवेन्यू का लॉस नहीं हुआ है आपके टीडीएस डिडक्ट ना करने से, तो हम आपको खर्चा अलाउ कर देंगे। ओके, अभी बात समझ में आई? इसका प्रैक्टिकल सिनेरियो इमेजिन कर लो ना कि भाई मान लो तुम्हारा ही कोई बंदा है जो बाहर विदेश में काम कर रहा है, तुमने उसको कुछ कमीशन या एटसेट्रा वेटसेट्रा कोई भी एक पेमेंट करी आपने उसको फॉरेन में, ठीक है, उसने आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं करा, आपको नहीं पता था ये सब प्रोविजंस, लेकिन वो बंदे ने प्रॉपरली अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरा, उसमें डिक्लेयर करा और टैक्स पे कर दिया, आपका खर्चा डिसअलाउ हो रहा है। अब आप क्या करोगे? अब आप अपने दोस्त को फ़ोन करोगे कि अरे यार ये मेरे सीए साहब तो बोल रहे हैं खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा, ये बताओ तुमने टाइम से टैक्स वैक्स पे करा है सब कुछ? तो वो बंदा बोलेगा हाँ हाँ भैया मैं तो सारी इनकम डिक्लेयर करता हूँ, सारा पक्के का काम है अपना, और मैंने डिक्लेयर करी है सारी इनकम और टैक्स पे करा है उस पर। तो आप बोलोगे कि यार अगर तुमने टैक्स पे किया है तो ऐसा करो, अपने जो वहाँ के सीए होंगे उनसे बोलो ना कि एक सर्टिफिकेट बना के दे दें कि आपने जो इनकम टैक्स रिटर्न भरा है उसमें हमारी यहाँ इंडियन इनकम जो थी वो डिक्लेयर करी है, और आपने, या फिर अपने सीए को नहीं, वो तो वो आप मंगा लोगे रिकॉर्ड उससे कि भैया आपने जो रिटर्न भरा है वो जरा भेजो तो हमें, और हमें जो मेरा ट्रांजैक्शन है वो मार्क करके बताओ कि यहाँ पे कहाँ डिक्लेयर करा है। तो वो आपका सीए उसको चेक करेगा कि हाँ हाँ भैया ये देखो ना आपकी इनकम दिख रही है, उसको हाईलाइट करेगा और अपना एक सर्टिफिकेट निकाल के दे देगा उसी बेसिस पे, प्रॉपर यूडिन वूडिन जनरेट करके अच्छा सा लेटर हेड पे कि दिस इज टू सर्टिफाई दैट मिस्टर एक्स वाई जेड has declared the income of rupees let's say 25 lakhs in his return of income which he received from Mr. ABC in the financial year 29-20. He has paid all the taxes that were due on this income and there is no loss to the revenue because of non-deduction of tax of Mr. ABC. सर्टिफिकेट निकाल के दे दिया। अब वो मिस्टर एबीसी जब अपना रिटर्न भरने जाएंगे तो साथ में ये सर्टिफिकेट लगा देंगे कि देखो भैया ये खर्चा मैं क्लेम कर रहा हूँ, लेकिन ये खर्चे पे मैंने टीडीएस नहीं काटा था, पर प्लीज़ मुझे अलाउ कर दो क्योंकि तुम्हारा कोई लॉस नहीं हुआ, तुम्हारा टैक्स तुम्हें मिल चुका है। क्लियर? यस, कैन वी गिव अ ग्रीन टिक टू दिस वन? ओके एकदम, बहुत सुंदर। अरे illustration 19, consider the following cases pertaining to payment of interest, loyalty, technical fees or any other sum to a non-resident which is subject to the provisions of tax reductions at source under section 195. Liability incurred during the previous year 2021, assumed date of filing return is 30th September 21. आओ साथ में करते हैं इसको। Date on which tax is supposed to be deducted. Let's say 26 जून को हमें टैक्स डिडक्ट करना था, हमने कब टैक्स डिडक्ट करा? बिल्कुल 26 जून को टैक्स डिडक्ट कर लिया, ठीक है, मतलब मान लो हमें 26 जून को पेमेंट करनी थी उसको, तो हमने 1 लाख पे करा, उसमें से 50,000 रुपये टैक्स काट लिए। 1.5 लाख का पेमेंट था, 1.5 लाख के पेमेंट हमने 1 लाख ही पे करा, 50,000 26 जून को काट लिए, तो कहा जाएगा कि हमने एक्चुअल डेट ऑफ डिडक्शन हमारा क्या था? जो एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट था। ठीक, टैक्स डिपॉजिट कब होना चाहिए? भैया जून का महीना है तो जून के महीने का टैक्स कब डिपॉजिट होता है? अगले महीने की 7 तारीख, 7th of July 2020। कब जमा होना चाहिए था? शुड भी लिखा है, ध्यान रखना, 7 जुलाई से पहले पहले हो जाना चाहिए था, पर हमने डिपॉजिट कब करा? 1 सितंबर को डिपॉजिट करा। ओहो, 1 सितंबर को लेट हो गया हमें, पर क्या हमने रिटर्न फाइल करने से पहले डिपॉजिट कर दिया है? मैं यहां पे लिख भी देता हूं, अज्यूम लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग आईटीआर इज 30th सितंबर। अज्यूम लास्ट डेट ऑफ आईटीआर 30th सितंबर। हमने अपने आईटीआर फाइल करने से पहले फाइल कर दिया सर, टीडीएस डिपॉजिट कर दिया है। क्या हमको सेम ईयर में क्लेम मिल जाएगा? यस, फाइनेंशियल ईयर 2021 का ट्रांजैक्शन है, 2021 में ही क्लेम इसका मिल जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया? ये एग्जाम्पल समझ में आया?
यस। अगले एग्जाम्पल पे बढ़े, देखो क्या बोल रहा है सर। 26 जुलाई को हमने पेमेंट करी, 26 जुलाई को हमें टैक्स काट लेना चाहिए था, हमने 26 जुलाई को टैक्स काट लिया भाई साहब। जमा कब करा, सॉरी जमा करने की ड्यू डेट क्या थी, 7 अगस्त, लेकिन हमने एक्चुअली जमा कब किया, अगले साल अप्रैल में। ओ हो, डिपॉजिटेड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर बिफोर द ड्यू डेट अंडर सेक्शन 139(1) अप्रैल 20 में। अच्छा सॉरी, ये तो आईटीआर की तो बात ही नहीं आई, आईटीआर का ड्यू डेट तो 30 सितंबर 2021 होगा, वही मेरे को कंफ्यूजन हो रहा था थोड़ा, 2021 है ना। मैं इस चीज़ को क्लियरली लिख भी दूं कि प्रीवियस ईयर की बात अगर हम कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की, तो इसका असेसमेंट ईयर होगा 2021-22। इसकी ड्यू डेट होगी क्या, ड्यू डेट होगी फॉर फाइलिंग आईटीआर 30 सितंबर 2021। ठीक है, इसने तो 1 सितंबर 2020 यानी इसी प्रीवियस ईयर में ही पेमेंट कर दिया, इसने तो अगले साल का भी वेट नहीं किया। ये बंदा कब पेमेंट कर रहा है, नेक्स्ट एग्जांपल में नेक्स्ट ईयर में पे कर रहा है, अप्रैल 1 2021 में, लेकिन आईटीआर की ड्यू डेट से पहले कर रहा है। देखो लिखा है ना, डिपॉजिटेड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर बिफोर द ड्यू डेट अंडर सेक्शन 139(1). 139(1) मतलब वही आईटीआर फाइलिंग की लास्ट डेट। तो आईटीआर फाइलिंग की लास्ट डेट से पहले आपने डिपॉजिट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ईयर में आपको क्लेम मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल, 31 मार्च को हमारा टीडीएस डिडक्ट होना था, हमने 31 मार्च को डिडक्ट कर लिया। जमा कब करने की लास्ट डेट थी, 30 अप्रैल 2021। मैंने लास्ट डेट जो भी थी उस पर जमा कर दिया अगले फाइनेंशियल ईयर में आईटीआर भरने से पहले, तो हमें सेम ईयर में क्लेम मिल जाएगा। ये तो सिंपल एग्जाम्पल्स हैं, सीधे सीधे। अगला एग्जाम्पल देखो, जैसे जैसे आगे बढ़ते होगे एग्जाम्पल थोड़े इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड है। 20 मार्च 2021, फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात कर रहे थे हम लोग, इसकी जो लास्ट डेट थी 31 मार्च 2021, उसमें हमने पेमेंट करा और 20 मार्च 2021 को ही हमने टीडीएस डिडक्ट भी कर लिया। जमा करने की ड्यू डेट क्या है टीडीएस की, 30 अप्रैल, अगले महीने की 30 तारीख। मार्च के केस में एक्स्ट्रा टाइम मिलता है ना, नॉर्मली अगले महीने की 7th होती है, मार्च के केस में अगले महीने की 30th होती है। तो मार्च में काटा, 30 अप्रैल को जमा करा देंगे। लेकिन इसने जमा कब कराया, अरे बाबा नवंबर 1 2021, नवंबर 1 2021। समझ रहे हो ये कौन सा साल हो गया, न सिर्फ ये नेक्स्ट ईयर हो गया, बल्कि जो आपकी ड्यू डेट थी ना वो भी निकल गई। ड्यू डेट क्या थी, फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे याद दिलाने के लिए। ड्यू डेट फॉर फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न वॉज 30 सितंबर 2021। आपने कब जमा करा, ड्यू डेट के बाद। इस केस को मैं थोड़ा सा आपको चाहता हूं कि आप इमेजिन करो, फाइनेंशियल ईयर 2021 में हमारा एक खर्चा होता है, ठीक है, उस खर्चे में हमें टीडीएस काटना था पेमेंट करते समय। हमने टीडीएस या तो डिडक्ट नहीं करा या डिडक्ट करके डिपॉजिट नहीं करा। कब तक, पूरे फाइनेंशियल ईयर 2021 में नहीं करा हमने, बीत गया वो साल, अगला साल चालू हुआ। जब अगला साल चालू होता है तो गवर्नमेंट आपको दूसरा मौका देती है कि कोई बात नहीं, भूल गए हो ना, चिंता मत करो, आईटीआर भरने से पहले पहले तुम वो टीडीएस जमा करा देना। कितना टाइम होता है आईटीआर भरने के लिए, 6 महीने होते हैं। मार्च में फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, उंगलियों पे गिन सकते हो, 6 महीने हैं। इन 6 महीनों में भी तुमने अगर नहीं जमा किया, इससे भी ज्यादा डिले हो गया, अब हम उस खर्चे को उस साल अलाउ नहीं करेंगे। तो कब अलाउ करेंगे सर, भाई जिस साल आपने जमा करा उस साल अलाउ हो जाएगा। कौन से साल में जमा करा सर, अगर नवंबर 21 की बात करी जाए तो मैं तो कहूंगा नवंबर 21 फॉल्स अंडर फाइनेंशियल ईयर 21-22। तो 21-22 का जब आईटीआर भरोगे तब तुम उसमें क्लेम ले सकते हो कि हाँ भैया ये खर्चा था, मैंने बाहर पे करा था, खर्चा तो पिछले ही साल का था, क्या बताऊं, पर चूंकि मैंने टीडीएस डिपॉजिट नहीं करा, आप अलाउ ही नहीं कर रहे थे, प्लीज इस साल अलाउ कर दीजिए। तो गवर्नमेंट बोलेगी क्या आपने इस साल टीडीएस जमा कर दिया, आप बोलेंगे हाँ सर नवंबर में कर दिया था, तो इस साल आपको अलाउ हो जाएगा वो खर्चा। इज दिस पॉइंट क्लियर, इज दिस एग्जाम्पल क्लियर? Yes, sir. 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 Yes, s
यस। अगला देखो, 16 मई को हमें डिडक्ट करना था, 16 मई को हमने डिडक्ट कर लिया। डिपॉजिट करने की लास्ट डेट 7 जून थी, हमने डिपॉजिट ही नहीं किया। आन का दाना चाप के खाना, मर जाना परवाह नहीं, एक कहावत चलती है अपने मतलब अगले का मान लो 100 रुपए का पेमेंट बनता था, वो 100 रुपए की पेमेंट में मान लो कि 10 रुपए तुम्हें टीडीएस काटना था, तो तुमने क्या करा, उसको 90 रुपए दिए और 10 रुपए अपनी जेब में डाल दिए, भारी हो गए, भूल गए किसी को नहीं देना, कौन सरकार कौन सा टीडीएस मेरे को नहीं पता अब भले पुलिस दौड़ाए देखा जाएगा, पर पैसे तो अपनी जेब में है ना। तो नॉट डिपॉजिटेड, डिपॉजिट ही नहीं करा। डिपॉजिट नहीं करा तो क्या क्लेम मिलेगा? नहीं भाई साहब, नॉट डिडक्टिबल। इसको लाल रंग से कर देते हैं, नॉट डिडक्टिबल एट ऑल। सेम केस यहाँ पे आपने डिडक्ट ही नहीं करा, डिपॉजिट तो छोड़ो, आपने डिडक्ट ही नहीं करा। 100 रुपए देने थे, 100 रुपए दिए, टेंशन नहीं दिमाग में, टेंशन नहीं लेने का, कौन टीडीएस काटेगा, फिर काटोगे तो रिटर्न भरना पड़ेगा, चालान जमा करना पड़ेगा, कौन मेहनत करे। डिडक्ट ही नहीं करा। जब डिडक्ट नहीं करा तो क्या डिपॉजिट करेंगे? अरे घंटा करेंगे भाई साहब, अपनी जेब से थोड़ी देंगे हम। ऑफ कोर्स आपने डिपॉजिट नहीं करा, इट्स नॉट डिडक्टिबल। ओके, अगला केस देखो, तो ये केस तो बड़ा, ये दोनों केस तो बड़े ही सिंपल थे। आपने डिडक्ट नहीं किया या डिपॉजिट नहीं किया, आपको क्लेम नहीं मिलेगा, एज सिंपल एज दैट। अगला पॉइंट देखो क्या बोल रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है कि भाई साहब 10 जून 2020 को ना पेमेंट काट लेनी चाहिए थी, डिडक्ट कर लेनी चाहिए थी, और मैंने 10 जून 2020 को डिडक्ट कर ली। ड्यू डेट क्या थी मेरी डिपॉजिट करने की? 7 जुलाई 2020। मैंने सर 7 जुलाई 2020 को तो जमा नहीं किया। कब जमा किया? जुलाई 2022। क्या बात कर रहे हैं भाई साहब, कहीं टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं? नहीं, 2 साल बाद जमा किया उसने, भूल गया होगा बेचारा, क्या कर सकते हैं, 2 साल बाद जमा करा। कौन कौन से आईटीआर की ड्यू डेट निकल गई मैं क्या ही बताऊं। फाइनेंशियल ईयर लिख के देख लो, जून 20 की बात कर रहे हैं ना, जून 20 कौन से फाइनेंशियल ईयर में आएगा बताओ, कौन से प्रीवियस ईयर में आएगा जून 20? बोलो बोलो, टाइप करो। जून 10 2020 कौन से फाइनेंशियल ईयर में आएगा? जो पूछ रहा हूं वो बताओ दीपक। जून 10 2020 कौन से फाइनेंशियल ईयर में आएगा? नालायक हो तुम सारे के सारे। यस, 2021 में आएगा। ठीक है जी, 2021 फाइनेंशियल ईयर में या तो हम पेमेंट कर देते तो भी सब कुछ ठीक रहता। असेसमेंट ईयर इसके बाद अगला साल आया 2021-22, इसमें भी अगर हम 30 सितंबर तक पेमेंट कर देते, अप टू 30 सितंबर 21 भी अगर हम पेमेंट कर देते तो भी एक बार को अलाउ हो जाता 2021 में। लेकिन पूरा का पूरा 21-22 भी बीत गया। 21-22 बीत गया क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि लास्ट डेट कौन सी होगी 21-22 की? 31 मार्च 22। अगला फाइनेंशियल ईयर चालू हुआ अप्रैल 22 से, सॉरी इसको ऐसे लिखे ना 2022-23। लेट मी गेट एन इरेजर हियर, जीरो ढंग से लिख दें नहीं तो कुछ ज़्यादा ही फ्यूचरिस्टिक लगने लगेगा। 2022-23 22-23 में हमने जाके पेमेंट करा। कब? 20 जुलाई 2022 को। तो जिस साल में पेमेंट करा उस साल में अलाउ हो जाएगा। क्लियर? 22-23 में पेमेंट करा, 22-23 में खर्चा अलाउ हो जाएगा। एंड ऑफ कोर्स, अच्छा एक चीज़ और देख लो, ये देखो बहुत मज़ेदार चीज़ मिली। लास्ट केस, ये केस तो क्लियर है ना ऊपर वाला, कि जिस साल में पेमेंट करना है उस साल में खर्चे की छूट मिलेगी। ओके, लास्ट एग्जांपल देखो। अरे बहुत अच्छा खासा इंटरेस्ट लगा होगा भाई साहब, हालत खराब हो जाती है। 200 रुपये पर डे की पेनल्टी है टीडीएस में, क्या बताऊं मैं। चलो, ये बड़ा स्ट्रेंज केस है, इसको थोड़ा अलग सा देखेंगे, अलग से कलर से हाईलाइट करेंगे। गुलाबी गुलाबी ले लेते हैं, रोज, वेरी नाइस कलर। 1 दिसंबर 2020 को
मुझे पेमेंट करनी थी, पैसे काटने थे, मैंने पैसे नहीं काटे, नॉट डिडक्टेड। लेकिन चूंकि 1 दिसंबर की पेमेंट थी, दिसंबर का महीना है, तो उसके अगले महीने टीडीएस डिपॉजिट करना पड़ता है। जिस महीने काटो ना उसके अगले महीने डिपॉजिट करना पड़ता है 7 तारीख तक, यानी 7 जनवरी 2020 तक आपको डिपॉजिट करना था। आपने क्या करा कि यार चलो अब गलती हो गई, कोई बात नहीं, अपनी जेब से ही भर देते हैं। अपनी जेब से ही आपने डिपॉजिट कर दिया। आप गवर्नमेंट को समझाते रह गए कि भैया मैंने दे तो दिया आपको पैसे, अब क्यों नहीं अलाउ कर रहे हो। गवर्नमेंट बोलती है ना 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 ना, दिस इज नॉट डिडक्टिबल। क्यों क्यों गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही है? भाई हमने तो टीडीएस जमा कर दिया ना, डिडक्ट किया कि नहीं किया उससे तुम्हें क्या मतलब। अब तो खर्चा अलाउ करो, टीडीएस डिपॉजिट तो कर दिया जो बनता है। गवर्नमेंट नहीं करेगी, बोलो क्यों? कैन एनीबडी मेक अ गेस? क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे? क्यों नहीं अलाउ कर रही है गवर्नमेंट हमको? 7 जनवरी 20, अरे हाँ, सॉरी, वो टाइपिंग मिस्टेक है, सही बोल रहे हो, वो 2021 हो जाएगा, जनवरी दिसंबर में वो चेंज हो जाएगा ना, ईयर चेंज हो जाएगा। हाँ बोलो, 21 ही कर लो। बताओ क्यों नहीं अलाउ कर रही है गवर्नमेंट? मेन मुद्दा ये है कि हमने बिना टीडीएस काटे जमा कर दिया है। अब हमने जमा कर दिया तो हम तो बोल रहे हैं भैया मैंने तो जमा कर दिया यार, अब आप मेरे को खर्चा अलाउ करो। क्यों नहीं अलाउ कर रही गवर्नमेंट? बताओ, अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी द आंसर। कुछ भी आपको जो लगता है बताओ, आई वॉन्ट टू हियर इट फ्रॉम यू गाइज। बोलो एनीबडी, किसी के मन में कुछ क्रिएटिव बातें आ रही हो? नहीं, चलो कोई बात नहीं। सामने वाले के नाम पे डिपॉजिट नहीं हुआ होगा, नहीं फॉरेन से टीडीएस नहीं, डिडक्शंस क्या, अभी बताता हूं। देखो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या था बेटा। जब गवर्नमेंट ने हमें टीडीएस डिडक्ट करने को बोला तो तुमको पता है टीडीएस के रेट्स बड़े कम होते हैं। इनफैक्ट अगर कॉन्ट्रैक्ट इनकम है तो 1% 2% ही होते हैं, प्रोफेशनल फीस में 10% है, मतलब आई थिंक 10% से ज़्यादा टीडीएस तो शायद ही किसी में है, मतलब कुछ एक आध एक्सेप्शन होगा तो मेरे को नहीं पता, पर मैक्सिमम 10% होता है। इनकम टैक्स का मैक्सिमम मार्जिनल रेट क्या है? 30%। यानी जब गवर्नमेंट आपसे टीडीएस डिडक्ट करवाती है ना, तो गवर्नमेंट एक्चुअली में इस चक्कर में नहीं है कि कुछ टैक्स का पैसा हमारे पास पहले से पहुंच जाए। टैक्स का पूरा पैसा तो वैसे भी नहीं पहुंचता गवर्नमेंट के पास, एक छोटा सा कोई एक अमाउंट पहुंचता है, 10%, 1%, कुछ भी 2%, 5%, इस तरह की रेट्स होती है। टीडीएस की बड़ा लंबा चार्ट है, देखना हर तरह की अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग रेट्स हैं। तो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि अगर तुमने उसका टीडीएस डिडक्ट कर लिया, उसे पूरे पैसे नहीं मिले विदेशी को, तो वो विदेशी अंदर से ना घबराता रहेगा, कुलबुलाहट रहेगी उसके अंदर कि यार मेरे को पूरे पैसे नहीं मिले, अब रिटर्न भरना पड़ेगा यार, बिना रिटर्न के पूरे पैसे नहीं मिलेंगे, ये तो बड़ी गलत बात हुई, मैंने 100 रुपए का काम किया, 90 रुपए आए जेब में बस। अगर आपने उसका पैसा डिडक्ट किया तब उसको इस चीज़ का इनिशिएटिव मिलेगा, इस चीज़ का मोटिवेशन मिलेगा कि वो इंडिया में अपनी इनकम डिक्लेयर करे, अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरे, और उस पर जो भी जेन्युइन टैक्स बनता है, चाहे वो 30% बनता हो, 25% बनता हो, मैं कहता हूँ 0.5% भी बनता हो, वो हमें सही टैक्स पे करे। लेकिन अगर आपने डिडक्ट नहीं किया और भले ही अपनी जेब से भर दिया, तो आप तो अपना नुकसान कर रहे हो। आपका नुकसान करना मेरा ऑब्जेक्टिव थोड़ी है। मेरा तो ऑब्जेक्टिव है कि वो जो फॉरेनर है उसको मन करे इनकम टैक्स रिटर्न भरने का, उसको हम पुश कर सकें इनकम टैक्स रिटर्न भरने को। अगर आप पैसे दे रहे हो अपनी जेब से तो वो तो क्या है, उसको कोई मतलब नहीं है, वो भारी हो जाएगा। हाँ ठीक है, मेरे नाम पे टैक्स हो गया जमा ना, अभी मेरे को और टैक्स नहीं देना, चलो, वो बताएगा ही नहीं उस इनकम को इंडिया में, इनकम टैक्स रिटर्न ही नहीं भरेगा अपना। क्या कर लोगे आप? कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए गवर्नमेंट कहती है कि टीडीएस ना सिर्फ डिडक्ट करना है बल्कि डिपॉजिट भी करना है, और अपनी जेब से डिपॉजिट नहीं करना, दूसरे की जेब से डिडक्ट करके तब हमें डिपॉजिट करना। तुम्हारी जेब से पैसा निकालने का इंटेंशन नहीं है हमारा। हमारा इंटेंशन तो यह है कि उस फॉरेनर की जेब से तुम पैसा निकाल लो जो इंडिया का पैसा बाहर लेके जा रहा है।
Is the point clear? Okay, everybody comfortable? चलो, तो आज की क्लास को हम यहीं समराइज करेंगे. आई शेयर द नोट्स और रिकॉर्डिंग्स मैं अपलोड कर दूंगा. चलो, और आज 2-4 रिकॉर्डिंग्स तो अपलोड कम से कम करेंगे ही हम लोग. आई थिंक वी कैन सम अप टुडे. नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेसिडेंट के केस में टीडीएस का प्रोविजन कैसे फॉलो करते हैं उसका कंप्लायंस देखेंगे. दिस इज व्हाट वी विल कवर इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट एंड कीप बीइंग ऑसम.